हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज से बेटा आप एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। आज से आप बायोमेंटर्स की ट्रेन में चढ़ चुके हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर ही मानेगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है बेटा कि आपको कोई भी शेड्यूल का हिस्सा मिस नहीं करना है, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, किसी भी तरह का बैकलॉग मेंटेन नहीं रखना है। ठीक है, जो डे वाइज आपके ट्रेनिंग खुलेंगे बेटा वो सारे डेज आपके पूरे होना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। आपको तीनों सब्जेक्ट में बराबर ध्यान देना होगा। ये मत सोचिए कि बायोलॉजी अच्छा लग रहा है तो वही पढ़ेंगे, केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है तो वही पढ़ेंगे। नहीं, हमको सभी सब्जेक्ट में बेटा ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम जो है मंजिल तक पहुंच पाएंगे और हम सब जो है वो जो है खुशियां मना पाएंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए बेटा कि ये आपका पहला कदम जो आपने बायोमेंटर्स एकेडमी के अंदर कमांड सेंटर में आकर रखा है, ये पहला कदम है। बायोमेंटर्स को हम ऑनलाइन क्लासेस ना बोल के इसे हम कमांड सेंटर कहते हैं। यहां पर आपको अपने जो आपको कमांड्स मिलते हैं उनको आपको फॉलो करना होता है और वही कमांड्स आपको एक दिन जो है सफलतम कमांडो बनाते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो आज हमारा यदि हम देखें यहां पे तो आप टाइटल में देख सकते हैं बायोमेंटर्स बैच 5.0। मतलब ये है कि ये जो बैच है ये बायोमेंटर्स का 5वां लगातार बैच है ना। हम पिछले 4 साल से 4 कंटिन्यूअस बैचेस हम ले चुके हैं और हजारों बच्चे मेडिकल कॉलेज में हमारे पढ़ रहे हैं। एक दो नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है बेटा के। 20 में जो है 21 का तो अभी रिजल्ट नहीं आया। 21 के बच्चे एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा तब हम बात करेंगे। अभी 2020 की बात करें, 2019 की बात करें, 2018 की बात करें, हम चौथा जो है 4 साल हम लगातार जो है पढ़ाते चले आ रहे हैं बेटा। यानी हमारे पास अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वो 3 सालों का, चौथे साल का रिजल्ट अभी आना बाकी, एग्जाम ही नहीं हुआ अभी उनका 2021 वाले बच्चों का। हजारों बच्चे अब तक सिलेक्ट हमारे हो चुके हैं बेटा। और मुझे जो है अब मुझे हजारों की संख्या की परवाह नहीं है, मुझे परवाह इस बात की है कि कितने बच्चे टॉप रैंक पर हैं, कितने बच्चे जो है वो सिरे से ना टॉप से जो है वो रैंक अचीव करना शुरू करते हैं। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो बायोमेंटर्स का ये 5वां जो है ईयर लॉन्ग बैच है, जिस बैच में आपका स्वागत है। और हम सभी लोग बेटा जो है वो पूरे शिद्दत के साथ में, पूरे प्रण के साथ में और पूरे दमखम के साथ में जो है साल भर हम मेहनत करेंगे। कोई भी रुकेगा नहीं, कोई भी थकेगा नहीं, कोई भी जो है वो ट्रेन को छोड़कर नहीं जाएगा। यदि आप बीच रास्ते में उतर गए तो मंजिल तक पहुंचने में दिक्कत होगी बेटा। ठीक है ना, इसलिए एक बार सफर चालू हुआ तो हम सब हम सफर हैं, साथ साथ चलेंगे, लगातार चलेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे हम। चलिए, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बेटा ये है बायोलॉजी बेसिक्स। तो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ओके, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है? ये मेरा काम है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं ये मुझे अच्छे से मालूम है। और पिछले जो है वो मैं आपको बता दूं कि मैं जो है वो आपकी इस बात को मैं इंटरटेन बिल्कुल नहीं करूंगा कि क्या पढ़ा रहे हो, क्या नहीं पढ़ाओ, वो पढ़ाओ। मुझे मालूम है मेरा काम, आपका काम है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। ठीक है, मैं आपसे इस बारे में सलाह बिल्कुल भी नहीं लूंगा। मैं आपसे सलाह लूंगा कि किसी फीचर में दिक्कत तो नहीं है बेटा, कि तुम्हें कैसे कुछ और इंप्रूवमेंट तुम्हारे लिए कर सकते हैं, वहां जब मांगूंगा तब सलाह देना। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे कमांड फॉलो करने हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो बायोलॉजी बेसिक्स के ऊपर है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम बेसिक फंडामेंटल को समझे बगैर चीजों को जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। इसीलिए आपका कोई भी चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पहले बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से बात शुरू करूंगा। मैं ये मानकर चलूंगा कि हम जीरो से बात शुरू कर रहे हैं। मतलब मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको यदि कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको जो है धीमे धीमे सब कुछ आने लगेगा। मैं केवल टॉपर बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सब बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मेरे नजर में आज आप सब एक बराबर हैं, कोई टॉपर नहीं है, कोई जीरो नहीं है, सब बराबर हैं। इसलिए हम पढ़ेंगे वैसे कि हम जीरो से हीरो बन सकें, वैसा हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना, मान लिया हमने कि जीरो है भी, हम हीरो बनने के लेवल तक पढ़ना है हमको कि हम नायक बन के उभरे हैं, हम जो है वो मिसाल बने और हम जो है वो टॉपर बने, उस लेवल पर हमको पढ़ना है। इसीलिए कुछ हिस्से ऐसे होंगे बेटा, कुछ लेक्चर में कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जहां पर बेसिक फंडामेंटल को समझने के लिए हमें थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन हम 100% एनसीईआरटी कवर करेंगे, एक भी लाइन उसकी हम नहीं छोड़ेंगे। तो एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ चीजें हमें और साथ में कवर करनी पड़ेंगी ताकि कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी बेहतर हो सके। तो आज हम जो लेक्चर देखने जा रहे हैं दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द लाइफ साइंसेज के। हमारे बायोलॉजी में हम कुछ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं।
बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमें उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि व्हाट की बायोलॉजी क्या है, पता होना चाहिए कि मैटर का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मतलब क्या होता है, यानी ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में सब जगह पर काम आते हैं। वो कौन सी घटनाएं हैं जो बायोलॉजी में हमको, जिनको जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना है, हमको रटना नहीं है। अभी तक आपके दिमाग में एक बात बैठी होगी कि बायोलॉजी को याद कर लो। मैं कह रहा हूं आपका ये परसेप्शन मैं पूरे साल में चेंज कर दूंगा। आपको लगेगा कि इससे अच्छा कोई साइंस नहीं है, इसमें तो कुछ रटना ही नहीं पड़ता है, सब कुछ दिमाग के अंदर रहता है। चलिए मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं साथ में बेटा। चलो अब हम बेटा एक्चुअली बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, बायोलॉजी में हम प्रकृति के रहस्यों को खोजने की कोशिश करते हैं। हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लाइफ क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, लिविंग बीइंग कैसे काम करते हैं, कैसे वो जीवित रहते हैं, कैसे वो रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कैसे जो है वो एक जंगल में एक जानवर जो है दूसरे जानवर का यदि शिकार कर रहा है तो वो शिकार क्या है, क्यों वो शिकार कर रहा है, शिकारी जो है वो शिकार की तुलना में अधिक पावरफुल क्यों है, शिकार जो है वो उसको भी भगवान ने कोई क्षमता दी है कि वो तेजी से दौड़कर बाहर निकल सकता है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा नजारा देखा हमने देखा कि प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घट रही होती है, जिसको हम जो है कई बार सोचते हैं कि अच्छा ये घटना कैसे घटी होगी। तो वो सारे राज जानने की कोशिश करते हैं हम बायोलॉजी के अंदर के। तो मैंने आपसे कहा ना कि जैसे हम देखें बेटा कि एक जंगल में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, हम एक जंगल में देख रहे हैं जो है वो हिरन दिखाई पड़ रहे हैं हमको, प्लांट। यदि आप इस पूरे फोटोग्राफ को गौर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको बहुत बड़ा एक अच्छा सा फॉरेस्ट दिखाई पड़ रहा है, कई सारे ट्रीज दिखाई पड़ रहे हैं, जमीन पर घास दिखाई पड़ रही है, आपको हिरन दिखाई पड़ रहा है आपको के, और भी एनिमल यहां पर होंगे। मतलब आपने एक सीनरी को इमेजिन कर लिया, आपने आपके दिमाग में एक जो है वो जंगल का इमेज चला गया। ये तो है प्रकृति का एक बड़ा नजारा। शेर की आवाज आएगी, हिरन दौड़कर भाग जाएगा, वहां से कोशिश करेगा अपने आप को बचाने की। भागेगा कि नहीं भागेगा? बिल्कुल भागेगा। ठीक है, अब बात इतनी सी है, इसी नजारे को यदि हम, ध्यान से मेरी बात सुनना के, इसी नजारे को बेटा यदि हम सेल के अंदर जाकर देखें, आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है? मैं कह रहा हूं आपसे कि आपके अंदर इस समय जब आप लेक्चर सुन रहे हैं, आपकी एक सेल के अंदर क्या हो रहा होगा, चलो हम उसको भी देख लेते हैं। तो हम यदि उस नजारे को देखेंगे आगे तो क्या दिखाई पड़ेगा हमें। तो चलो पहले तो एक काम करते हैं, मैंने आपसे कहा ना कि उस नजारे के बारे में हम बात करेंगे बेटा। अभी आपको एक तस्वीर दिखाई पड़ रही है यहां पर, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपको कि हम ये क्या देख रहे हो आप क्या इस एनिमल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? ये धरती पर प्रेजेंट यानी हमारी अर्थ पर प्रेजेंट सबसे बड़ा एनिमल है इस समय, ब्लू व्हेल। आप देखिए इंसान से उसका कंपैरिजन किया गया है, पूरे ऑर्गन अंदर दिखाई पड़ रहे हैं हमको, तो समझ लीजिए कि ये एक बड़ा, सबसे बड़ा पिक्चर है कि हम देख रहे हैं कि जो है हमारी धरती पर प्रेजेंट सबसे बड़ा एनिमल जो है वो है ब्लू व्हेल के, एक्वाटिक है। जमीन पर बात करोगे तो एलिफेंट हो गया आपका। तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो इतना हैवी एनिमल को, आप देख रहे हो कि इतना बड़ा भी हो सकता है। और यदि हम सेल के अंदर जाके देखें तो ये हमारी सेल के अंदर इस समय चल रहा होगा। आप बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया कि ये कौन कहां जा रहा है, ये क्या कर रहा है के? आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसका नाम है काइनेसिन। और ये जो रखा हुआ ऊपर ये है वेसाइकल, एक थैली है ये देखो, ये पूरी एक जो है वो थैली है वेसाइकल के। ठीक, और ये क्या है? ये है माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूबुलिन प्रोटीन है। आप देखिए ट्यूबुलिन प्रोटीन के रास्ते पर काइनेसिन प्रोटीन जो है ये आराम से संभल कर कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा है और एक वेसाइकल को, थैली को खींचकर जो है वो कहीं पर लेकर जा रहा है। आप सोचिए वो हिरन जो दौड़ रहा है, वो टाइगर की आवाज सुन के हिरन दौड़ गया, और आप देखो सेल के अंदर कोई थैली लेके भी चल रहा है। मतलब जीवन जो है वो बड़ा है ना। आप सेल के लेवल पे जाके देखोगे तो आपको एक अलग दुनिया नजर आएगी। हम लोग भी क्या, हम सोचते हैं कि हम एक प्राणी हैं, हमारे अंदर जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, हर सेल के अंदर जीवन है, एवरी सेल इज हैविंग ए लाइफ, हर सेल के अंदर एक लाइफ प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, वो लिविंग फॉर्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है ना? अद्भुत बात। तो हमें ये सारे राज जानने हैं। जब हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे तो हमें कई राज मालूम चलेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब कई राज मालूम चलेंगे, जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तब हमें कुछ अलग अलग तरह के राज मालूम चलेंगे। मतलब एवरी पोर्शन ऑफ बायोलॉजी इज
वो एक पहेली के समान है और हमें उस पजल को सुलझाना है, हमें उस पजल को सुलझाना है, उसी को जानना है हमको बेटा के। तो बायोलॉजी जो है वो बोर नहीं है। बायोलॉजी में इतना कुछ है इंटरेस्टिंग कि आपको लगेगा कि एवरी टाइम यू गॉट ए न्यू स्टोरी, एक नई बात आपको मालूम चलेगी। और हमको पूरे साल ये इंटरेस्ट बनाए रखना है। और यदि हमने इंटरेस्ट को लूज किया, यदि हमने इंटरेस्ट को लूज किया ना बेटा, तो सब्जेक्ट को लूज कर जाएंगे। इसलिए आपको याद रखना कि आपको पूरे समय सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहना चाहिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुमको बोर 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 ना लगे, तुमको समझ में आए चीजें बेटा, ठीक है ना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है प्रकृति, नेचर क्या है भाई। अभी लाइफ साइंसेस की बात कर रहे हैं तो नेचर के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर। नेचर रिफर्स टू द फिनोमिना ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड ऑल्सो टू लाइफ इन जनरल। के अब क्या बोल रहा है आपसे, वो कह रहा है कि जब आप प्रकृति की बात करते हो तो इट रिफर्स टू द फिनोमिना of the physical world and also to life in general. It ranges in scales from subatomic to cosmic. वो कहता है प्रकृति का मतलब यह है कि ये आपका भौतिक संसार को बताता है कि आपके आसपास क्या है उसको बतलाता है। कि ये जनरली हम प्रकृति को कह सकते हैं जीवन का प्रतीक कह सकते हैं। और ये बहुत छोटे मॉलिक्यूलर लेवल से लेकर जो है कॉस्मिक लेवल पर ब्रह्मांड के स्तर तक हो सकता है। मतलब प्रकृति जो है आप किसके पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। क्या तो बेसिकली टर्म नेचर को यदि हम इन जनरल बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये जीवित जीव होते हैं, जियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, मौसम होता है, स्टेट जो हम कहते हैं कि मैटर होता है, एनर्जी होता है। मतलब वो सब चीजें मिलकर प्रकृति का निर्माण करती हैं। मतलब हम अपने आसपास जो फिजिकल इन्वायरमेंट देख रहे होते हैं, भौतिक पर्यावरण देख रहे होते हैं, उस फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है, एटमॉस्फेयर का निचला हिस्सा होता है, हम देखते हैं लिथोस्फीयर जमीन का ऊपरी हिस्सा होता है, और हाइड्रोस्फीयर जलमंडल शामिल होता है। हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल, लिथोस्फीयर मतलब जमीन का ऊपरी हिस्सा बेटा, ठीक है ना, ठीक है। और एटमॉस्फेयर वायुमंडल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट एनिमल हो गए। इसके अलावा क्या हो रहा है कि सन से एनर्जी आ रही है, हरे प्लांट ग्रीन प्लांट एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फूड बन रहा है, उस फूड पे एनिमल डिपेंडेंट है। मतलब एक फूड चेन भी प्रकृति में प्रेजेंट है। नेचर में देयर इज ए फूड चेन, एक फूड चेन प्रेजेंट है। क्या हो क्या रहा है इस पूरी प्रकृति में, हो क्या रहा है, कुछ काम ऐसे हैं जो लगातार घट रहे हैं। सुनना ध्यान से बात, ये पूरी प्रकृति क्या कर रही है, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइकिलिंग ऑफ मटेरियल। दो काम ऐसे हैं जो लगातार चल रहे हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है लगातार, कि सोलर एनर्जी ग्रीन प्लांट ने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, फूड को बनाया, उस फूड को शाकाहारी खा रहे हैं, हर्बीवोर खा रहे हैं, उसे मांसाहारी कॉर्निवोर खा रहे हैं, उसे टॉप कॉर्निवोर खा रहा है। मतलब एक पूरा चेन बना हुआ। और ये एनिमल मर गए तो डिकंपोजर इनको डिकंपोज कर रहा है। फ्लो ऑफ एनर्जी, साइकिलिंग ऑफ मटेरियल। हमारी अर्थ जो है मटेरियल के लिए एक क्लोज सिस्टम है, हमारी अर्थ मटेरियल के लिए एक क्लोज सिस्टम है, लेकिन लाइट के लिए, एनर्जी के लिए क्या है, वो एक ओपन सिस्टम है। अर्थ इज एन ओपन सिस्टम फॉर द एनर्जी, क्योंकि इसे कंटिन्यूअसली सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड अर्थ इज ए क्लोज सिस्टम फॉर मटेरियल, क्योंकि कोई भी मटेरियल अर्थ से बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया बेटा नेचर के बारे में, कहा मैंने कि ये बेसिकली क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सबको मिलाकर बनता है। अब इस नेचर में क्या क्या शामिल है, अब देखो बेटा, प्रकृति में हम एक वर्ड यूज करते हैं, नेचर एंड नर्चर। ध्यान से समझ के एक वर्ड यूज करते हैं, नेचर एंड नर्चर। तो नेचर में क्या शामिल हो गया, नेचर में मैंने आपको बताया बेटा कि जो है वो एक और सब एटॉमिक से लेके कॉस्मिक लेवल तक हम बात कर सकते हैं। पर बायोलॉजी में इन जनरल हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी में इन जनरल हम बोलते हैं कि जो जीन्स हैं, जो अनुवांशिक पदार्थ है, जो डीएनए की बात करें, उनसे आने वाले जो फिजिकल एपरेंस है, जो कैरेक्टर्स की बात करें हम, जो व्यक्ति जैसा जीव दिखाई पड़ता है उसके हम जो है वो एपरेंस की बात करें हम के, और हम ओवरऑल जीव के एक प्रकार से हम बोलेंगे, एक वर्ड यूज करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक जीव का बाहरी रूप कैसा होता है, ध्यान से बात सुनेगा, मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
एक जीव का बाहरी रूप कैसा होता है उसे बोलेंगे हम मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एनिमल। उसका हिंदी है कि एक जीव का बाहरी प्रतिरूप कैसा होता है, वो कहलाता है फिनोटाइप। क्या बोलते हैं उसको हम? फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, आगे जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे भी इस टर्म को, उसे फिनोटाइप कहते हैं। तो वो सब चीजें कि जीन किस तरह के, जीन कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसा जीव दिखाई पड़ रहा है, ये सब चीजें जो है वो प्रकृति का ही हिस्सा होती है। नर्चर को कहते हैं हम। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हमारा पर्यावरण किस तरह का रहा, हमारे आसपास गर्मी अधिक पड़ती है, ठंडी अधिक पड़ती है, किस प्रकार से हम रह पाते हैं, कैसे अपने आप को हम एडॉप्ट कर पाते हैं, उसके चलते हमारे बचपन के अनुभव क्या है, कैसे हमको किस तरह का भोजन मिला है, कैसे हमको संस्कार मिले हैं, वो सब चीजें जो है आपको नर्चर में शामिल होती हैं। ठीक है, तो नेचर एंड नर्चर, कोई भी जीव जो होता है, कोई भी एनिमल जो होता है, वो नेचर और नर्चर का ही परिणाम होता है। भाई एनिमल्स की बात करेंगे हम, तो एनिमल के जो समूह होता है वो किस एनवायरमेंटल कंडीशन में, किस तरह के खतरे का सामना कर रहा है, वो सब चीजों पर भी नर्चर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा बेटा कि प्रकृति की बात करो तो उसमें जो है सब एटॉमिक से लेकर कॉस्मिक लेवल तक हम बात कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, क्योंकि इसलिए बात करते हैं हम कि जब हम बायोलॉजी को समझते हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलिए आपके दिमाग में आता है ह्यूमंस को पढ़ लिया, सेल को पढ़ लिया, प्लांट को जान लिया, बात खत्म हो गई। नहीं, हम इस प्रकृति में यदि हम देखें, इस यूनिवर्स में देखें, तो हमारी अर्थ जस्ट ए प्लेनेट, एक ग्रह, सौर मंडल, सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट। सोलर सिस्टम में कई प्लेनेट हैं, मार्स है उसमें, वीनस है उसमें, जुपिटर है उसमें, सैटर्न है उसमें, क्या नेपच्यून है इसमें। तो हमारी जो है अर्थ जो है इनमें से एक है। हमारा एक सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है। ऐसे कई सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी के अंदर प्रेजेंट है। मिल्की वे इज अवर गैलेक्सी। ऐसे कई सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी में प्रेजेंट है। ठीक है, और ऐसी कई गैलेक्सी जो है यूनिवर्स का हिस्सा है, और इन गैलेक्सी के सामने अर्थ धूल के एक कण के बराबर है। इन गैलेक्सी के विस्तार के सामने हमारी अर्थ जो है धूल के कण के समान है। हमारी खुद की गैलेक्सी में जाने कितने सूर्य हैं, जाने कितने प्लेनेट हैं, हम उनके बारे में भी अच्छे से नहीं जानते हैं। पर हमें मालूम है कि यह सही है, क्योंकि हम कुछ ग्रह को हम विजिट कर चुके। हम जानते हैं कि हमारा जो है वो, हम जानते हैं कि ऐसी कई गैलेक्सी जो है वो प्रेजेंट है। इसके कई प्रमाण साइंटिस्ट खोजे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी अर्थ खुद ही एक कण के समान है, तो हम और आप क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है, हम नेग्लिजिबल हैं सामने उसके। जीवन का विस्तार हमें समझना होगा कि कहां से कहां तक है के, तभी हम जीवन के सच्चे मायनों को बेटा हम समझ पाएंगे। हमके जैसे आप देखिए, आपके सामने तस्वीर है एक पूरा, ये बतला रहा है कि एक बड़ा, किसी जमाने में एक बड़ा धमाका हुआ होगा। कब हुआ ये वैज्ञानिक उस राइट टाइम को नहीं बता पाएंगे, पर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर्स एगो कभी किसी जमाने में एक बड़ा विस्फोट हुआ, इसको बिग बैंग कहा गया। क्या कहा गया? इस बड़े विस्फोट को कहा गया बिग बैंग कहा गया। महाविस्फोट हुआ। और महाविस्फोट होने पर क्या हुआ? जो कॉस्मिक मटेरियल था, जो अंतरिक्षी पदार्थ था, वो बिखर गया, और बिखरते बिखरते लगातार वो फैल रहा है। और आज भी हम कहते हैं कि अंतरिक्ष का लगातार विस्तार हो रहा है। जो हमारा यूनिवर्स है वो लगातार फैल रहा है, क्योंकि वो विस्फोट का प्रभाव अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटिव है जो बताता है कि किस प्रकार यूनिवर्स कभी बना होगा। यहां पे अब यहां पर साइंस की एक ब्रांच आती है, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जो है, इट इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन एंड टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी में हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम पता लगाते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना होगा, कैसे वो इवॉल्व किया होगा, और किस तरह का होगा वो। तो उसकी टोपोग्राफी की बात करते हैं, उसके हम बात करते हैं किस तरह का विस्तार इसका होगा, किस तरह का दिखता होगा, ये उस पर हम बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कॉस्मोस? अब आप बोलोगे सर अचानक से आप ये कहां पहुंच गए, हमको तो लगता ही नहीं कि ये बायोलॉजी है। यही तो मजा है बेटा, कि सब चीजें आपके काम आएंगी आगे। मैं कह रहा हूं आपसे कि यानी बायोलॉजी के देखने का, पढ़ने का आपका नजरिया बदल जाएगा आपका, और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे बेटा। और हमको चीजों को बिल्कुल बेसिक से उठाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम हवा में बातें कहते हैं, हमें उसका मतलब नहीं मालूम होता है।
ऐसा नहीं करना हमको। यहां पर यदि बायोमेंटर्स में आप जुड़े हैं ना, तो आप यहां पर AIR 1 रैंक 1 के लिए जुड़े हुए हैं, यहां पर आप जुड़े हैं, तो सिलेक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही सही। आपको जीवन में सफलता के कई गुर भी यहीं सीखेंगे आप, और विज्ञान को समझने का नजरिया भी यहीं सीखेंगे आप। हमारे यहां पे ऐसा नहीं कि रट के आए 4 लाइनें NCERT की, वही बोल दी, वही समझा दी और काम खत्म हो गया, नहीं। यहां पर हमारे यहां पे जो है वास्तविक, जिसे बोलते हैं ना कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग पे हम लोग जो है वो फोकस करते हैं बेटा, ठीक है। कॉस्मोस का मतलब क्या है? एन ऑर्डरली कॉम्प्लेक्स ऑफ इनन्यूमरेबल स्टार्स एंड प्लैनेट स्कैटर्ड इन ए स्पेस फिल्ड विद गैस। कौन सी गैस भरी हुई यूनिवर्स में? हीलियम, हाइड्रोजन एंड नियॉन के, एंड माइक्रोन साइज डस्ट ग्रेन्स। इट इज मेड अप ऑफ मेटेरियल एंड एनर्जी। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कॉस्मोलॉजी में आप जो कॉस्मोस वर्ड यूज करते हैं, कॉस्मोस वर्ड का मतलब क्या है? कॉस्मोस जो होता है इट इज ए, इसमें कई सारे बड़ी मात्रा में इसमें जो है, बड़ी संख्या में इसमें जो है वो क्या शामिल है? स्टार शामिल है, प्लेनेट शामिल है इसमें, ठीक है। और एक बकायदा ये एक जटिल, एक बड़े सीक्वेंस से बना हुआ जटिल कॉम्प्लेक्स है ये। इसमें जो है वो कुछ गैसेस प्रेजेंट है, जैसे हीलियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ, नियॉन हुआ, ये गैसेस फील्ड है इसके अंदर, और साथ में माइक्रोन साइज के डस्ट ग्रेन भी प्रेजेंट है। ये पूरा कॉस्मोस जो है मटेरियल और एनर्जी से बना हुआ है। अब बार बार जब भी बायोलॉजी पढ़ेंगे, बार बार हम मटेरियल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हम बार बार हम एनर्जी वर्ड का यूज करेंगे। अब मैं आपसे अभी बोलूं ना कि एनर्जी को डिफाइन करो, आप बोलोगे प्रॉब्लम है सर, मतलब एनर्जी क्या होती है जानते हैं हम, पर एनर्जी के बारे में एग्जैक्टली यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हो आप इसके बारे में, तो वो थोड़ा मुश्किल आता है कि वो थोड़ा सा जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डाइसी आता है। चलिए समझते हैं। बिल्कुल मैंने कहा ना आपसे कि शुरू के बेसिक बायोलॉजी के लेक्चर है, उसमें हम बिल्कुल बेसिक्स पर बेटा बात करेंगे हम, ठीक है। अब व्हाट इज द मैटर एंड व्हाट इज द एनर्जी, ये बिल्कुल देखो बेटा, मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, ना मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तीनों साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको फिजिक्स के फंडे क्लियर ना हो और बायोलॉजी पूरी आने लगे। आपको सब जगह पे फंडे क्लियर रखने पड़ेंगे अपने के। जैसे आप देख रहे हो कि जो आइंस्टीन का प्रसिद्ध फॉर्मूला है E = mc², तो एक्चुअली क्या बोल रहा है? वो कहता है कि एनर्जी और मैटर जो है वो आपस में बराबर है, उनको हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि M फॉर मास है यहाँ पे, C फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट है यहाँ पे, E बराबर एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। देखिए हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कोई भी पदार्थ जो होता है बेटा, उस पदार्थ का अपना एक अवस्था होता है। कोई भी मटेरियल जो होता है उसका, उस मैटर का अपना एक स्टेट होता है, आप देख रहे हैं। और ये स्टेट जो होता है, दिस स्टेट इज चेंज विद द एनर्जी। आप गौर से देखिए, ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो आपने कई बार देखा होगा कि केवल ऊर्जा के मिल जाने पर, केवल एनर्जी के दे देने पर आप पाते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर गॉट चेंज। केवल ऊर्जा के देने पर जो है पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। पानी को, उसी वाटर को आपने उठा के फ्रिज में रख दिया, आपने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, आपने थर्मल एनर्जी कम कर दिया। सुनिए बात, आपने रूम टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर पर वाटर प्रेजेंट था, लिक्विड फॉर्म में था, आपने उठा के फ्रिज में रख दिया, आपने टेम्परेचर को माइनस में कर दिया या 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया आपने। अब क्या किया? आपने थर्मल एनर्जी को कम कर दिया। आपने उसकी थर्मल एनर्जी को कम किया, वाटर पार्टिकल आइस में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड बन गया वो। आपने उसको नॉर्मल टेम्परेचर रखा तो बर्फ पिघल गया, और आपने उठा के उसको क्या किया? आपने उसको गैस की पतीली पे चढ़ा दिया, आपने पानी को लिया आपने, और गैस पर आपने इसको जो है वो ऑन कर दिया बर्नर। अब क्या हुआ? अब पानी उबलने लगा, उबलते बर्तन खाली हो जाएगा। कहां गया वाटर? उड़ गया, वो तो वेपर्स बन गया, वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन कितना एनर्जी डाला उस पर निर्भर करता है। कौन था? सुनो बात ध्यान के, कौन था जिसने कि इस स्टेट ऑफ मैटर को बदला? वो थी एनर्जी। कनेक्टेड है आपस में, चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये देखते हैं हम क्या लिखा, देखो, द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस एज यू एड मोर एनर्जी। सॉलिड एनर्जी को ऐड किया, लिक्विड बन गया, लिक्विड एनर्जी को ऐड किया, गैस बन गया, और गैस में यदि आप और एनर्जी ऐड करोगे तो प्लाज्मा कंडीशन बन जाती है। प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर के, इसे प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं इसको? प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ते हैं। प्लाज्मा इज द 4th स्टेट,
जो गैस के ऊपर की अवस्था, गैस में यदि आप और एनर्जी डालोगे तो प्लाज्मा अवस्था हमको जो है वो देखने मिलेगी, जो स्टार्स में होती है, के जो हमको स्टार्स में, सन में हमको जो देखने मिलती है। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि एट हाई टेम्परेचर प्रेशर एंड डेंसिटीज, एट हाई टेम्परेचर प्रेशर एंड डेंसिटी इट इज मोर स्टेबल टू प्रोड्यूस एनर्जी देन मैटर, के मतलब अधिक तापमान पर जो है ऊर्जा पदार्थ। अब देखिए जो हम कह रहे हैं ना कि मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो, मतलब कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं तापमान बढ़ा रहे हो, थर्मल एनर्जी बढ़ा रहे हो, और मैटर धीमे धीमे आपको क्या दिख रहा है, वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अनस्टेबल हो गया। कि मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा आपसे कि एनर्जी और जो है वो एनर्जी और मैटर आपस में कनेक्टेड है। कि चलिए और बेहतर प्रकार समझते हैं इसको। क्या होती है ऊर्जा? यदि मैं पूछूं कि एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि एनर्जी कुछ ऐसा है, ऊर्जा या एनर्जी कुछ ऐसा है जो ना तो जगह घेरती है ना उसका कोई द्रव्यमान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं बेटा यहां पे? हम बोल रहे हैं यहां पे कि जो है, चलिए हम बात करते हैं इसमें। जस्ट मिनट, मेरा स्क्रीन गायब हो गया यहां पे। चलिए, हाँ, तो हम क्या बात कर रहे हैं बेटा यहां पे? हम बात कर रहे थे यहां पे कि एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है, वो ना तो जगह घेरती है बेटा, नाइदर ऑक्युपाई स्पेस और नॉर पजेस मास। के मतलब ना तो वो जगह घेर रही है, ठीक है, ना उसका कोई द्रव्यमान है। मतलब क्या इसका वजन ले पाओगे आप? इसका वजन आप नहीं ले पाओगे बेटा। के यानी वेट लेने का क्या था, W इक्वल टू mg होता है कि नहीं होता? यही होता ना, ठीक है, यानी वेट जो है वो आप इसका नहीं ले पाएंगे आप इसका, ठीक है ना, ये कोई जगह भी नहीं करती है। इट इज द फोर्स विच ब्रिंग अबाउट अ चेंज और मोशन इन द मैटर। अब देखो कितना अच्छा डेफिनेशन के, एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो है ये वो बल है, ये वो फोर्स है जो कि पदार्थ के अंदर गति लेकर आता है, उसमें परिवर्तन करता है। याद रखना, बिल्कुल मत भूलना बेटा, एनर्जी करती क्या है? एनर्जी मैटर, पदार्थ की गति को बढ़ाती है, गति में परिवर्तन करती है, उसकी अवस्था को बदलती है। इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज और मोशन इन मैटर। इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए मेटेरियल बॉडी टू डू वर्क और टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। देखो ये डेफिनेशन है ऊर्जा की। कभी ध्यान नहीं दिया आपने आज तक कि एनर्जी को डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे हम? कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि ऊर्जा को डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे? तो हमने क्या बोला? इट इज द फोर्स विच ब्रिंग अबाउट अ चेंज और मोशन इन मैटर। के फिर इट इज द कैपेसिटी ऑफ मेटेरियल बॉडी टू डू वर्क और टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। के ये एक पदार्थ की वो क्षमता होती है जिस पर वो कार्य कर सकता है या एक प्रभाव छोड़ सकता है अपना। मतलब वॉट एवर द चेंजेस यू आर सीइंग इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड, जो भी परिवर्तन आप जैविक संसार में देखोगे बेटा, जो भी परिवर्तन आपको बायोलॉजिकल वर्ल्ड में दिखाई पड़ेंगे, दे आर रिलेटेड विद द एनर्जी, दे आर रिलेटेड विद द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे हम, रेस्पिरेशन की बात करेंगे हम, डाइजेशन की बात करेंगे हम, ब्रीथिंग की बात करेंगे हम, बहुत सारे सिस्टम पढ़ेंगे हम। हर जगह पे कुछ ना कुछ ये इसमें से जुड़ा होगा। समझ रहे हैं आप? ये बेसिक्स है। और हम क्या करते हैं, हम इनको समझे बगैर केवल बोलते रहते हैं, बोलते नहीं। हमको हर चीज का मतलब, एवरीथिंग वॉट एवर जो भी क्लास में बताया जाएगा उसका मतलब साफ साफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैटर एंड एनर्जी प्रोसेस टूल। अब देखो, खुद देखो आप, जो फंडा हमने अपनाया वहां पर हमने क्या कहा? हमने कहा कि ऊर्जा परिवर्तन लेकर आती है, ऊर्जा पदार्थों की अवस्था को बदल देती है, ऊर्जा पदार्थों से या मैटर से कोई काम करवा सकती है। तो ये एक तरह का बल होती है। आप देख रहे हो, लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा को लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया गया, वाटर को लिया गया, और क्या हुआ बेटा? उससे क्या बन गया? उससे बन गया बायोमास, बन गया फूड, बन गया फोटोसिंथेसिस हुआ, फूड बन गया। बायोमास लिविंग मटेरियल में प्रेजेंट फूड का अमाउंट, दैट इज रिप्रेजेंट द बायोमास। बायोमास जेब भार, जीवित पदार्थों में प्रेजेंट भोजन की जो मात्रा है वो बायोमास एक तरीके से। तो क्या कहा हमने? कहा कि फूड मटेरियल की बात कर रहे हैं यहां पे, वो बन गया। इसका फोटोसिंथेसिस हुआ, यहां पे परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल परिवर्तन हुआ यहां पे। तो ये कैसे है ना, एनर्जी ऊर्जा जो होती है वो परिवर्तन को जो है वो लेकर आती है। एनर्जी जो है वो मैटर की अवस्था को बदल सकती है बेटा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? हमने कहा आपसे कि एनर्जी
प्रोवाइड द फोर्स टू होल्ड मैटर टुगेदर। ऊर्जा जो है वो एक बल प्रदान करती है पदार्थों को साथ रहने के लिए, उन्हें तोड़कर अलग करने के लिए या उनको मूव करने के लिए। मतलब एनर्जी किसी भी तरीके से परिवर्तन कर सकती है, वो पदार्थों को जोड़ भी सकती है, तोड़ भी सकती है, अलग अलग भी कर सकती है। मतलब उनको साथ रख सकती है, तोड़ सकती है, उनको अलग अलग मूव करा सकती है, उनको हटके। और एनर्जी के कई सारे फॉर्म होते हैं। ऊर्जा जो होती है दैट इज, मैंने कहा ना, एनर्जी कई फॉर्म होते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो गमन करते हुए ऑब्जेक्ट हैं, जो मूव करने वाले ऑब्जेक्ट है, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो ऑब्जेक्ट जो है वो जिनमें एनर्जी इकट्ठी होती है, जो मूव नहीं कर रहे होते हैं, किसी दशा में होते हैं, उनमें पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। उनमें क्या होती है? उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा के। स्टोर्ड एनर्जी, ये संग्रहित ऊर्जा होती है। लेटेंट होती है, रुकी होती है। रेडी फॉर यूज है, कभी भी इस्तेमाल में इसको हम ले सकते हैं। केमिकल एनर्जी जो है वो फूड मॉलिक्यूल्स में होती है। कार्बन कंपाउंड के अंदर, कार्बन के अंदर कुछ हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, उन कार्बन कंपाउंड में हमको एनर्जी देखने मिलती है, केमिकल एनर्जी बोलते हैं उसको। तो ऊर्जा के भी कई फॉर्म होते हैं। देखो बेटा, यदि हम एनर्जी को नहीं समझेंगे ना आज, तो हम जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, हम बोलेंगे ऊर्जा परिवर्तन होता है, ऐसा होता, तो हमको सुन ऐसा लगेगा हाँ रट लिया याद कर। मैंने कहा ना, यू कैन इमेजिन द एंटायर थिंग, है ना। इतना मजा आना चाहिए कि बायोलॉजी एक फीचर फिल्म के समान लगना चाहिए कि अरे यार हमको तो सब आता था है ना। हमने अभी तक कभी भी जो है आंखें खोलकर देखा नहीं इसको, हमने अब देख रहे हैं तो पढ़ने में हमें मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए अब याद रखना। और ये बेटा जीवन के बड़े गहरे सिद्धांत हैं कि ये जीवन पर भी लागू होता है। मैं हमेशा मानता हूं कि दुनिया में सबसे अच्छे जो नियम हैं, जिन नियमों का आपको जो है एक्सेप्शन देखने नहीं मिलेगा, जो आपके हमारे जीवन पर भी लागू होते हैं, इस पूरे यूनिवर्स पे लागू होते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी के नियम। आपको केमिस्ट्री में सर विस्तार से पढ़ाएंगे, फिजिक्स में सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना बेटा, है ना। तो वो मैं उतना डिटेल में मैं नहीं आऊंगा, पर मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। एंड थर्मोडायनामिक्स के जो नियम हैं, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बतलाते हैं, वो हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए और उनको कभी नहीं भूलना हमको। तो पहला बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है एनर्जी कंजर्वेशन के नियम की बात करते हैं कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसे आप नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा केवल एक से दूसरे फॉर्म में, एनर्जी केवल एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, मतलब यह है कि आप एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसको, ना उसको आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ऊर्जा जो है एनर्जी जो है केवल एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म जो है वो हो सकती है। ठीक है, और याद रखिए द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स मस्ट इंक्रीज इन ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हम इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं कि हमारा एनर्जी का सिस्टम ऐसा होता है कि हमेशा सिस्टम, कोई भी सिस्टम, किसी भी तंत्र को, सिस्टम को चलाने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी लेके तंत्र के अंदर अव्यवस्था आती है, इस सिस्टम जो है वो मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल एनर्जी मिलती है तो वो मूव करने की कोशिश करते हैं, और लगातार डिसऑर्डर की कंडीशन जो है वो बढ़ती रहती है। लगातार डिसऑर्डर की कंडीशन बढ़ती रहती है, और ये डिसऑर्डर की कंडीशन का बढ़ना ही जो है वो क्या है? वो है एंट्रोपी। आपको एक वर्ड बार बार सुनने मिलेगा बायोलॉजी में, एंट्रोपी। कई बार इस वर्ड का मतलब ही समझ में नहीं आता। मैं इतना बोलता हूं कि एंट्रोपी का मतलब यह है कि ऊर्जा लेने के बाद मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल जो है डिसऑर्डर की ओर आगे बढ़ जाते हैं। भाई आदमी के पास जब सब कुछ होता है ना, तो आदमी क्या करता है? फिर वो जो है वो जब बेसिक नीड पूरी हो चुकी होती है, कुछ हो चुका होता है, तो आदमी फिर लड़ने भी लगता है। इंसान की फितरत है, और वह मॉलिक्यूल्स की भी फितरत है। जब बेसिक पूरा और आवश्यकता पूरी हो गई, तो अब क्या है? अब भैया लड़ रहे हो, धर्म के नाम पे लड़ोगे, जात के नाम पे लड़ोगे, क्या किसी और मुद्दे पे लड़ोगे, जहां पर बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट है, वहां लड़ाई झगड़ा सब बंद, कि भैया अभी तो बेसिक है, जीवन बचाने की आवश्यकता है। तो वो चीज सब जगह पर है, सब जगह पर वो चीज लागू होती है। तो अभी क्या कहा मैंने आपसे कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स मस्ट इंक्रीज इन एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। किसी भी स्वतः प्रक्रिया में लगातार जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी बढ़ रही होती है, क्योंकि ऊर्जा के मिलने पर एनर्जी जो होती है सिस्टम को अनस्टेबल करती है, और सिस्टम जो है वो मूव करता है। और याद रखिए मॉलिक्यूल, अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं? ये तो ओरिजिनल नियम है थर्मोडायनामिक्स के। हम इसको ऐसा बोलते हैं, पहला नियम हमको कहता है कि एनर्जी को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। दूसरा नियम कहता है आपसे
दूसरा नियम कहता है आपसे कि मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल अपने हायर एनर्जी के जोन से लोअर एनर्जी के जोन की ओर मूव करते हैं। ये थर्मोडायनामिक्स के नियम है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल जो है लगातार एंट्रोपी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हायर एनर्जी के जोन से लोअर एनर्जी के जोन की ओर मूव करते हैं। तीसरा नियम कहता है कि 0 केल्विन पर फ्री एनर्जी शून्य होती है। वो कहता है आपसे कि यदि जो है वो आपका टेम्परेचर जो है आप 0 केल्विन कर दो, तापमान को हटा दो आप, तो कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, कोई मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं होगी, किसी मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं होगी तो वो मूव नहीं करेगा। आई बात समझ में? मतलब ये 3 नियम आपको बतलाते हैं कि भाई ऐसा है कि एनर्जी को आप ना प्रोड्यूस कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल हायर फ्री एनर्जी से लोअर फ्री एनर्जी की ओर मूव करेंगे। फ्री एनर्जी का मतलब वो ऊर्जा जो किसी काम में इस्तेमाल हो सकती है। तीसरा कहता है 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, जब आप कहते हो 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो किसी भी मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल पास एनर्जी नहीं होती है, डिसऑर्डर नहीं होता है। एंट्रोपी का मतलब क्या है? डिसऑर्डर का बढ़ना। चलो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। और हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ के लिए द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का जो है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है सन के। एंड हमारी अर्थ जो है उसके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन, और सन से ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस सनलाइट लेते हैं और उस सनलाइट में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं बेटा एनर्जी को। अब जब हम बात करते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं फोटो सिंथेसिस, जब हम बात करते हैं फोटो सिंथेसिस की बात करते हैं हम, तो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं हम? तब एक्चुअली हम जो है क्या कर रहे होते हैं? हम सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं भाई? ये यदि आप ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखोगे, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? सोलर एनर्जी का परिवर्तन केमिकल एनर्जी में हो रहा है। समझ रहे ना? केमिकल एनर्जी, कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट हाई एनर्जी बॉन्ड है या नहीं? पहला नियम काम किया या नहीं किया? किया ना काम यहां पे, ठीक है। तो प्रकृति में बेटा कई घटनाएं ऐसी घटती हैं यहां पर जो है इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन को देखने मिलते हैं। एनर्जी को मापने की इकाई क्या होती है? कैलोरी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम इसके लिए। कैलोरी इज द बेसिक एनर्जी और हीट यूनिट होती है। 1 कैलोरी का मतलब क्या है बेटा? कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म करने में जो एनर्जी लगती है वो 1 कैलोरी होती है। दे रखा है एनसीईआरटी में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में दे रखा है अभी, लेकिन बेसिक इसलिए इसको हम यहीं कवर करेंगे हम। तो मैंने क्या कहा आपसे कि कैलोरी इज द बेसिक एनर्जी यूनिट और या हीट यूनिट होती है। इसका मतलब होता है 1 ग्राम आप वाटर को 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बेटा जो है वो टेम्परेचर पर तक गर्म करने में जितना हमको जो है वो एनर्जी लगेगा, वो जितना तापमान की आवश्यकता होगी, जितना हमको मैंने कहा जितना एनर्जी लगेगा, मतलब 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने में जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसे हम 1 कैलोरी बोलेंगे हम, ठीक है। देखो अब यहां पर बेटा एक वर्ड और आता है, एक वर्ड यहां पर और आता है जो आपको बेटा याद रखना अच्छे से आपको, ठीक है। वो वर्ड क्या होता है? वो वर्ड होता है बेटा एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ठीक है। अब ये सभी वर्ड जो है आपको केमिस्ट्री में सर बताएंगे, आपको ये फिजिक्स में भी सुनने में मिलेंगे आपको ये, ठीक है। आपको ये फिजिक्स के अंदर भी आपको जो है वो सुनने मिलेंगे आपको ये, ठीक है। आपको लेकिन इनका मतलब बेटा जो है मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी, ठीक है। और मैं बिल्कुल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ सिंप्लीफाइड तरीके से बताने की आपको कोशिश करूंगा कि ये शब्द आपको याद रहना चाहिए बेटा। जब हम बोलते हैं एंथैल्पी कहते हैं तो व्हाट इज डज इट मीन, कि इसका मतलब क्या होता है? एंथैल्पी को बेटा हम डिनोट करते हैं लेटर एच, इसको हम लेटर एच से डिनोट करते हैं इसको हम, ठीक है। और इट इज द मेजर ऑफ टोटल हीट कंटेंट इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडर द कांस्टेंट प्रेशर। क्या बोल रहा है आपसे कि एक नियत दबाव पर एक कांस्टेंट प्रेशर में जो एक पदार्थ है, एक जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, एक पदार्थ है, उसके अंदर कितना हीट कंटेंट प्रेजेंट है वो एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। क्या है टेक्निकल डेफिनेशन? क्या है बेटा? इसका मतलब है कि एक दिए गए सिस्टम में पदार्थ के अंदर कितना ऊर्जा टोटल प्रेजेंट है, कितना एनर्जी प्रेजेंट है, एक निश्चित
दबाव के अंदर, उसे हम एंथैल्पी कहते हैं। मतलब यह है कि हीट एनर्जी को अंदर लेने पर एंथैल्पी जो है वो बढ़ेगा। मतलब ऊर्जा को जब कोई सिस्टम ऊर्जा को अपने अंदर लेगा, कोई सिस्टम एनर्जी को अंदर लेगा, तो एंथैल्पी बढ़ेगा। और जब वो एनर्जी बाहर मूव करेगी, और जब एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स को, जब सिस्टम में एनर्जी आ गया अंदर, अब पार्टिकल्स जो है वो ऊर्जा लेके जो है वो अधिक मोटाइल हो गए, अधिक उनके अंदर जो है परिवर्तन की क्षमता आ गई। मैंने कहा था ना, एनर्जी किसी पार्टिकल सिस्टम के अंदर क्या करती है, वो चेंज की टेंडेंसी को डेवलप करती है, वो उसके अंदर परिवर्तन की क्षमता को डेवलप करती है। तो जब एनर्जी अंदर आ गया, उसके बाद क्या होगा, सिस्टम जो है वो आगे मूव करना शुरू करेगा, पार्टिकल्स अपने आप को चेंज करना शुरू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे, हम बोलेंगे एंट्रोपी बढ़ रही है। देखिए एंथैल्पी घट रही है। तो एंथैल्पी कब बढ़ेगा बेटा, एंथैल्पी का मतलब है कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर कितना ऊर्जा प्रेजेंट है, वो एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो क्या लिखा है डेफिनेशन में बेटा कि एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय एच, लेटर एच रिफर टू द मेजर ऑफ टोटल हीट कंटेंट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है ना। और एंथैल्पी घटेगा कब, जब हीट एनर्जी बाहर निकलेगा तब घटेगा उठ के। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, enthalpy is the total heat content in the in a thermodynamic system। enthalpy एक thermodynamic system में कुल ऊर्जा की मात्रा होती है, जबकि entropy is the degree of disorder in the same। जबकि एंट्रोपी उसी सिस्टम के अंदर जो डिसऑर्डर है, बढ़ती हुई जो बेतरतीबपन है, यानी पार्टिकल्स बिखरने को शुरू कर दिए, ऊर्जा मिल गई, अब पार्टिकल मूव करना शुरू कर दिए, तो हमने बोला एंट्रोपी बढ़ने लगा है। आई बात समझ में, ठीक है। तो मतलब सिस्टम को बनाए रखने की प्रोसेस में एनर्जी अंदर लिया, एंथैल्पी, लेकिन उस ऊर्जा का परिणाम क्या निकला कि उससे पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गया, तो वो मूव करने लगे, बढ़ गया सिस्टम। तो इसलिए ये हैंड्स एंड हैंडेड के साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। क्या लिखा है देखो, सिंपल सी बात है, एंथैल्पी इज टोटल हीट कंटेंट इन द थर्मोडायनामिक सिस्टम, वेयर एंट्रोपी क्या है बेटा। अब कहने का मतलब ये, जब ऊर्जा बढ़ने लगेगी, एक लेवल के बाद एनर्जी बढ़ने लगेगी, सिस्टम जो है वो बिखरने लगेगा, जैसे आपने देखा। अब समझो, एक बड़ा फेमस कोटेशन है बेटा, इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ डेथ। याद रखना, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एक बड़ा फेमस कहावत है बेटा, और ये आपके लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर भी इंक्लूड किया गया है कि जो साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम है, ये मृत्यु का प्रतीक है। इक्विलिब्रियम पर कोई भी मॉलिक्यूल, आयन, पार्टिकल आपस में एक्सचेंज नहीं होते। इक्विलिब्रियम में कोई भी घटना नहीं घटती है। जब कोई भी घटना नहीं घटेगी, कोई भी इवेंट नहीं घटेगा, कुछ भी आपस में एक्सचेंज नहीं होगा, तो वो डेथ का प्रतीक है। हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम जो है, हम जो भोजन करते हैं, जो हम एनर्जी को लेते हैं, हमारा पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो ये कोशिश करता है कि डिसऑर्डर को कम किया जाए, वो कोशिश करता है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। यदि आपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर दिया तो फिर डिफ्यूजन की प्रोसेस रुक जाएगी, आप सांस भी ना ले पाएंगे। आपके चूंकि ब्लड के अंदर और आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं है, इसलिए आप सांस ले पाते हैं। ऑक्सीजन आपके ब्लड में आ जाता है, आपके बाहर के इन्वायरमेंट में और आपके ब्लड में CO2 के कॉन्सेंट्रेशन में अंतर है। CO2 अंदर अधिक है, बाहर कम है, तो CO2 अंदर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये यदि दोनों तरफ बराबर रहा तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा। मतलब यदि जो हमारा सांस लेना है, जो हमारा ब्रीथ करना है, कि ऑक्सीजन को अंदर लिया, CO2 को बाहर निकाल दिया, ये भी जुड़ा हुआ है। यदि इक्विलिब्रियम हो गया तो हम सांस भी ना ले पाएंगे। सोचिए, तो इक्विलिब्रियम मृत्यु का प्रतीक है वो। और सबसे बड़ी बात है कि जो जीवन है वो क्या है, ओनली कियोस प्रोड्यूसेस लाइफ, के जो अव्यवस्था है वही जीवन को प्रोड्यूस करता है। याद रखिए, अव्यवस्था है मतलब एंट्रोपी का बढ़ना, उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी को लगाता रहना, जो सिस्टम है उसको मेंटेन कोशिश करते रहना, यही जीवन है। याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा एक बात कहता हूं बेटा मैं आपसे, कि कभी भी किसी भी तरह की परिस्थिति हो आपके जीवन में, किसी भी तरह की आपके लाइफ में जो कंडीशन हो और आपको लगता हो कि आपको भगवान ने कुछ कम दिया है, थोड़ा और होना चाहिए था, या दूसरे की कंडीशन इतनी अच्छी है, मेरे पास इतने चैलेंजेस है मेरी लाइफ में, तो याद रखना बेटा एक बात अच्छे से कि आपके पास ईश्वर ने ज्यादा बड़ा बनने का मौका दिया है। ईश्वर ने आपके पास ज्यादा बड़ा बनने का मौका दिया है, क्योंकि जितने महान लोग हुए हैं, जितने भी जो है लोग जो है जिन्होंने जिंदगी में बहुत अच्छा किया है ना, वे हमेशा इक्विलिब्रियम के स्टेट में नहीं रहे, वे हमेशा अभाव में रहे। जब आप अभाव में होते हैं, जब आपके पास कम होता है, तो अधिक पाने की चाह और बड़ी होती है और आप उस अधिक को पा भी लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कभी भी लाइफ में जो है वो ऐसी चुनौतियों से, ऐसे अभाव से कभी भी जो है घबराना नहीं, ये मानकर चलना कि ये जो वैक्यूम है ना ये अधिक बड़ा बनने के लिए है और ये आपके लिए एक इवेंट है ज्यादा बड़ा बनने के लिए। ठीक है, चलिए अब लौट के आते हैं बेटा वापस हम बायोलॉजी पढ़ के। अभी हम क्या बात करते हैं, देखो जब आप देखें बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम सभी जीव के, हम कहते हैं ना मिट्टी का मनुष्य मिट्टी में मिल जाता है एक दिन। भाई किस बात का घमंड है हमें, हम कुछ भी तो नहीं है कि यदि देखा जाए तो व्यक्ति को दफना दिया जाता है, डिकम्पोज होती बॉडी, मिट्टी में मिल जाता है, जला दिया राख बन के सब बन गया, धुएं में उड़ गया, खत्म। मतलब इंसान जो है वो उसी सब पदार्थों से बना है। इंसान की बात करें, हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, उन्हीं पदार्थों से बने जिससे ये मिट्टी बनी हुई है। कंपोजिशन का फर्क हो सकता है और होता ही है, लेकिन मूल तत्व तो वही होते हैं, मेन एलिमेंट तो वही होते हैं, वही कार्बन है, वही हाइड्रोजन है, वही ऑक्सीजन है, वही फास्फोरस है, वही सल्फर है, वही नाइट्रोजन है, वही मैग्नीशियम है, वही मैग्नीज है, वही आयरन है, वही सब कुछ तो है बेटा। तो इसीलिए जब बायोलॉजी में आप बोलते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने कहा इंटेस्टाइन है, स्टमक है। इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, हमने कहा सेल्स हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन में और में सेल्स प्रेजेंट है। सेल्स के अंदर क्या है, हमने देखा कि सेल्स के अंदर जो है सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। उनके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मैक्रो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। उनके अंदर क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या है, एटम्स प्रेजेंट है। एटम में क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप सोचिए कहां से कहां पहुंच गए हम कहां बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की, कहां बात कर रहे हैं हम एटम की। कनेक्टेड है आपस में, क्यों नहीं जुड़ा, देखिए ना आपके बकायदा हमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक छोटी बच्ची है, उसका हमने डाइजेस्टिव सिस्टम लिया, हमने उसका हमने स्टमक लिया, स्टमक का लेयर निकाला, हमने उसके मसल्स को देखा, मसल्स के टिश्यू को निकाला, हमने टिश्यू में से हमने जो है सेल्स को निकाला, सेल के अंदर हमने जो है केमिकल्स को देखा, हमने के सेल ऑर्गेनल होंगे और केमिकल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे हम। ठीक है, देख रहे हैं आप, मतलब हम एटॉमिक लेवल पर भी हैं बेटा और हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पर। लेवल हमारा, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप क्या बोलते हैं, आप देखते हैं कि एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एटम से बने होते हैं। ठीक है, जैसे और मैंने कहा आपसे कि एटम ऑफ एलिमेंट से कि कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, इन एटम से जो है मॉलिक्यूल्स बने होते हैं। नॉन लिविंग थिंग होते हैं, ये आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग, याद रखना प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, दूंगा आपको क्वेश्चन में, याद रखना। प्रोटोप्लाज्म विच इज द लिविंग मैटर ऑफ सेल, ये सेल का लिविंग पदार्थ होता है। इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये जीवन का भौतिक आधार होता है। किसकी बात करें, प्रोटोप्लाज्म, मतलब प्रिमिटिव, प्रोटो मतलब पहले वाला, प्रिमिटिव लिक्विड होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट लिविंग कंटेंट होता है। फिर सभी जीवित पदार्थ जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। कि सेल जो होती है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है लाइफ की, हम सेल थ्योरी में पढ़ेंगे इसको, हम अभी समझ लेते हैं। हमने कहा कि जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसकी जो इकाई होती है वो सेल होती है। सेल्स के मिलने पे टिश्यू बनता है, टिश्यूज के मिलने पे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के मिलने पे ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऐसे कई ऑर्गन सिस्टम के मिलने पे एक ऑर्गेनिज्म बनता है, जीव बनता है। सोचो कहां बात शुरू की थी हमने, एटम से, और कहां बात आ गई ऑर्गेनिज्म पर। यही जीवन है, यही जीवन का विस्तार समझने का तरीका है बेटा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे सामने जो है दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम देख रहे हैं यहां पे, जिनको बायोलॉजी में बड़े अच्छे से जो इनको एक्सप्लेन किया गया है, और एनसीईआरटी में भी हमको दे रखा है, इसमें चैप्टर है अलग अलग, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पढ़ेंगे हम जिनको। अभी हम केवल हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो विषय है बायोलॉजी, उसमें हम है क्या क्या, उसमें मतलब उसमें क्या ऐसा है कि जिसको जानना है हमको, जिसे जानने के लिए हमको बेसिक्स हमारे क्लियर होना चाहिए, हम उस पर बात कर रहे हैं। ये जो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में जो आप समय देते हैं ना, ये पूरे साल बायोलॉजी के फंडामेंटल्स को क्लियर रखता है। ये आपको पूरे साल पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और क्या हमें जानना है। इसीलिए बेटा हर एक लेक्चर को पूरी शिद्दत से सुनिएगा, पूरे मन से पढ़िएगा, हाफ हार्टेड यहां मत आना आपके, क्योंकि ये कमांड सेंटर है। यहां पर आधे दिल वाले लोगों के, आधे दिल से आए लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, यहां पे समर्पित लोगों के लिए स्थान है बेटा। ठीक है, चलिए
अब क्या देख रहे हो आप? आपके सामने बेटा जो है फोटोसिंथेसिस और एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाई पड़ रहा है। दोनों एकदम अपोजिट प्रक्रियाएं, दोनों के बीच में जो तार बंधा है, जो चीज जुड़ी है वो है एनर्जी, ऊर्जा, जिसके बारे में हम पहले बात करते हैं। क्या देख रहे हो आप? CO2 H2O के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने पर एनर्जी को अंदर लिया गया, सोलर एनर्जी को लिया गया, एनर्जी को अंदर लिया गया, क्या बन गया? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया और ऑक्सीजन बाहर निकल गया, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है? इसमें क्या हुआ? ये बन गया बेटा, क्या ये हो गया है? इट्स ए फॉर्म ऑफ केमिकल, एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। अब जब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हमने ऑक्सीजन, देखो यहां पे क्या किया, यहां पर ऑक्सीजन आपने बाहर निकाल दिया, इसी ऑक्सीजन को आपने यूज किया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर यूज किया आपने, फिर से CO2 बन गया, फिर से H2 बन गया, एनर्जी बाहर निकल गई। देखिए कुछ नहीं है, ये सब कन्वर्जन है, ये सब आपस में परिवर्तन है। कुछ बदला क्या? क्या बदला बताओ? कुछ नहीं बदला, वही ऊर्जा थी, बस ऊर्जा के इस्तेमाल होने का जगह बदल गया। अरे ये वैसी वाली बात है बेटा कि 100 रुपए का एक नोट है, इसको आपने, मैंने कहा 100 रुपए का एक नोट है, इसको आपने 100 क्वाइंस में कन्वर्ट कर लिया, आपने एक एक रुपए के 100 क्वाइन में कन्वर्ट कर लिया। ये क्वाइन कहीं और चले गए कि किसी ने इससे समोसा खरीद लिया, किसी ने पेन खरीद लिया, किसी ने इससे कुछ खरीद लिया के, और जब आपने सबको जोड़ा तो आपको 100 क्वाइन 100 रुपए के ही दिखाई पड़ेंगे आपको। वो हुआ इतना ही, सिर्फ हुआ इतना ही है यहां पे कि ये जो ऊर्जा का फॉर्म बना वो अलग अलग जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे CO2 H2O के जुड़ने पर जो है क्या बन गया बेटा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना जब सोलर एनर्जी को लिया गया, और उस एनर्जी को फिर क्या किया? अलग अलग सिस्टम में उस एनर्जी को जो है रिलीज किया गया और दोबारा सिस्टम ने उसको इस्तेमाल किया। जैसे मैंने कहा ना, क्वाइन से वही 100 रुपए था, वही नोट था एक 100 रुपए का, वही 100 क्वाइन हो गए उसके। किसी ने 5 क्वाइन से एक समोसा खरीद लिया, किसी ने 10 क्वाइन से एक चिप्स का पैकेट खरीद लिया, लेकिन आप ओवरऑल देखोगे आप सबने इस्तेमाल तो अलग अलग तरीके से किया, लेकिन कुल वो जमा वो 100 रुपया ही था। वो कुल जोड़ोगे तो 100 ही रुपया था वो, ठीक है ना? क्या वो 100 रुपया खत्म हो गया? नहीं, वो चिप्स वाला जो था वो रुपया कहीं खत्म नहीं हुआ कि जिसने चिप्स खाया उसने उसको इस्तेमाल किया। वो 100 रुपया 10 रुपए का चिप्स था मान लीजिए, दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने क्या किया? उसने, दुकानदार ने जो है वो 8 रुपए में खरीदा होगा वो, तो 8 रुपए उसने आगे वाले को दिए, 2 रुपए अपने पास रखा, उस 2 रुपए से क्या किया उसने? कुछ और खरीदा उसने। मतलब वो सिस्टम में घूम रहा है बराबर, वो सबका काम चल रहा है। भाई हम सबका काम ऐसे चल रहा है। आप देखो ना हमारी इकोनॉमी को, देखो आप, हमारी इकोनॉमी ऐसे ही काम करती है। हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होती कंट्री में, जो फ्लो कर रही होती है वही घूम रही होती है कि आपने एक प्लॉट खरीदा, आपने रुपया दे दिया उस प्लॉट के मालिक को, जमीन खरीदी आपने, कहा 5 लाख का जमीन लिया साहब हमने, 5 लाख का जमीन ले लिया आपने, 5 लाख रुपए उस आदमी को दे दिया आपने, उस आदमी ने कहा जमीन तुम्हारा, ठीक है। अब 5 लाख रुपए लेके उस आदमी ने क्या किया? उसने एक कार खरीद ली मान लो, आदमी के पास कार आ गई, 5 लाख रुपया वो कार के शोरूम वाले के पास, कार के शोरूम वाले ने 5 लाख रुपए में से 1 लाख अपने पास प्रॉफिट रखा, 4 लाख रुपए उसने जो है मान लो कंपनी को दे दिया उसने, कंपनी ने 4 लाख रुपए ले लिए, 1 लाख प्रॉफिट था, कार की दुकान वाले ने 1 लाख को कहीं और इस्तेमाल कर लिया उसने। मतलब वो टोटल देखोगे तो वो 5 लाख इतनी जगह घूम चुका है वो कि बहुत सारी जगह आप ढूंढोगे, लास्ट में ट्रैक करोगे आप तो मिलेगा आपको जमा 5 लाख ही वो, लेकिन वो घूम जाएगा, वो रुकेगा कहीं नहीं। वो ये सब, एक के पास प्लॉट आ गया है, एक के पास कार आ गई, एक के पास कुछ और आ गया, अरे चीजें जुड़ रही हैं और वही 5 लाख घूम रहा है, वही 5 लाख घूम रहा है और चीजें जुड़ रही हैं, है ना मजे की बात? दिस इज द एनर्जी, हाउ इट वर्क्स। ऐसा ही बायोलॉजिकल सिस्टम काम करता है बेटा, ऊर्जा वही है, घूम रहा है, टिनिंग टिनिंग। इस सेशन का पहली बार ये डायलॉग, क्या घूम रहा है? ये हमारा सिग्नेचर ट्यून है कि कोई बड़ी घटना घटती है तो टिनिंग टिनिंग, तो वो एनर्जी पूरा घूम रहा होता है ना? चलिए, जैसे जेम्स बॉन्ड का एक म्यूजिक है ना, ऐसी बायोलॉजी का अपना एक म्यूजिक है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ खेल एनर्जी का ही था बेटा, ये है ना। देखो आप एटम के स्ट्रक्चर की बात करें, मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको केमिस्ट्री में संजय सर पढ़ाएंगे, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं बेटा कि एटम के अंदर क्या है, आपके एटम में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। आप बोलोगे सर बड़ा मजा आ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन इलेक्ट्रॉन को यदि आप निकाल लोगे, ऑक्सीडेशन,
दे दोगे, जोड़ दोगे, रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस में बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो रिडक्शन हो गया, रेस्पिरेशन में बात करेंगे कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये सब क्या है, समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। देखो अब इंटरेस्टिंग बात है, डी ब्रॉगली ने 1925 में बतलाया उन्होंने कि सभी नॉट ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी समटाइम कंसिडर्ड एज पार्टिकल फोटॉन्स। वो कहते हैं कि केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप जो है फोटोन या पार्टिकल नहीं मान सकते, बल्कि कुछ बहुत छोटे कण जो होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी कुछ कंडीशन में वेव के समान काम करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ कंडीशन में वेव के समान काम करते हैं बेटा, ठीक है। आपको पता है इस खोज के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाए गए, ठीक है ना। सोचिए आप, इंटरेस्टिंग वर्क है, अरे ये लैंडमार्क था एक कि इलेक्ट्रॉन भी वेव के समान काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन भी वेव के समान काम कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है था इनका, देख रहे हैं आप इनके कि जो है वो लैम्डा, हमने क्या देखा, h/mv मास एंड वेलोसिटी दे रखा है, प्लैंक कांस्टेंट है यहां पे बेटा, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ के। तो कहने का मतलब ये, वो कहते हैं, डी ब्रॉगली कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल भी कुछ प्रॉपर सर्कमस्टेंसेस में दे बिहेव लाइक वेव के समान वो काम करते हैं। ये फिजिक्स है, लेकिन ये बायोलॉजी में भी काम आता है बेटा, ठीक है। जो एटम्स हैं बेटा, वे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है। बॉन्ड कई तरह के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आपस में सहयोग करके बनते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक एक्सचेंज पर बनते हैं। तो हम आयनिक बॉन्ड देख रहे हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर दिखाई पड़ रहा है हमको के। मतलब देखिए क्या है, सोडियम कह रहा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है भाई, ठीक है। क्लोरीन कह रहा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, मेरे पास एक और होता ना तो जिंदगी का मजा आ जाता है। सोडियम बोल रहा है मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, क्लोराइड बोल रहा है मेरे पास एक कम है, काश कि कोई मुझे एक दे देता। तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बन गया। अब देखिए क्या हुआ, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोराइड को दिया, क्लोराइड ने बोला कि पक्का पक्का ले लूं मैं। लेने के बाद यस, उसने कहा कि मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया। जिसने दे दिया वो पॉजिटिव फील कर रहा है, ले लिया, उसके पास कर्ज आ गया है इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव फील कर रहा है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन जिसने लिया उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कर्जा है तो नेगेटिव चार्ज है। किसका कर्जा है, बाजू वाले ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया, उसका कर्जा है। और जिसने दे दिया वो बोलता है ठीक है मेरे पास तो एक्स्ट्रा था, मैंने दे दिया है, कि वो प्लस में चला गया। तो जो ऑक्सीडेशन कंडीशन है उसमें इलेक्ट्रॉन देना है तो प्लस चार्ज है, और रिडक्शन में माइनस चार्ज होता है, ठीक है। फिर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन जो है अट्रैक्शन वाला अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल है। इट इज, यदि आप कोवेलेंट बॉन्ड से कंपेयर करेंगे, आयनिक बॉन्ड से कंपेयर करोगे तो आप पाओगे हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर है। लेकिन यदि आप अट्रैक्शन वाले, जितने आकर्षण वाले बल है उनसे कंपेयर करोगे तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग समझ में आएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, इसलिए पानी बह सकता है, जल अपनी अवस्था को मेंटेन रख सकता है, ठीक है। आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन में क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया, प्लस चार्ज आएगा के। और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ले लिया गया। आप देख रहे हैं Fe प्लस O2 मिला, Fe2CO3 बन गया, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो बेटा कि एक वाटर को यहां पे इस्तेमाल किया गया, आप देख रहे हो कि यहां पे रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन का, और आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया यहां पे। ऐसे हम बात कर रहे बेटा, तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो रिडक्शन होगा, माइनस चार्ज आएगा। और जब जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहां पे तो क्या होगा बेटा, तब जो है वो प्लस चार्ज आएगा, यहां पे ऑक्सीडेशन बोलेंगे उसे हम। क्लियर। अब आप बोलोगे सर ये सब इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो, क्योंकि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि आप जब फोटोसिंथेसिस को देखते हो ना, जब आप एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को देखते हो तो सब समझा करो इस बात को कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, क्या घटना घट रही है। आप देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने क्या किया, उसने जो है वो इलेक्ट्रॉन को उसने जो है वो उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ उसने। और याद रखिए रिडक्शन में क्या हुआ, हाइड्रोजन को जोड़ देना भी रिडक्शन का प्रतीक होता है। हाइड्रोजन को जोड़ देना
ठीक है, वो मैंने आपसे कहा कि वो भी रिडक्शन का प्रतीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को दे देना रिडक्शन का प्रतीक है, ऑक्सीजन को निकाल लेना ऑक्सीडेशन का प्रतीक होता है। तो आप देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, इसलिए उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो उसको हमने ऑक्सीडेशन बोला। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो है आप देख रहे हो कि CO2 और H2 दोनों के साथ अलग अलग घटनाएं घट रही हैं। फोटोसिंथेसिस में CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है और वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया होता है, ठीक है, ठीक। अब आगे बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं सेल के मीडियम पे। हम बात करते हैं कि अब देखो, ये तो बात किया था हमने, बॉन्ड के ऊपर बात किया, एनर्जी के ऊपर बात किया हमने, और मैटर के ऊपर बात किया। थोड़ा सा बेटा और आगे बढ़ेंगे इसमें, बोर तो नहीं हो गए ना बेटा, क्योंकि ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर आपको एनसीईआरटी में कहीं कोरिलेट करोगे नहीं मिले, लेकिन एनसीईआरटी के छोटे छोटे हिस्सों में छिपी हुई बातें सारी के अलग अलग जगह पे कवर होगा ये, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं इनके। तो हम कहते हैं कि जो विलियन है, हम उनकी बात करें यहां पे, तो हम कहते हैं कि वो 3 प्रकार से ने, कोई लिक्विड में, वाटर में यदि आप सब्सटेंस को डालते हैं तो 3 संभावनाएं बनती है। एक होता है, हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, इसके लिए हमको जहां पे वर्ड करा लिखना चाहिए यहां पे, ट्रू सॉल्यूशन के, वास्तविक विलियन, ट्रू सॉल्यूशन या क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन के। एक होता है सस्पेंशन, तीसरा होता है कोलाइड। आपको बेटा सब बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका कोलाइड, ठीक है। सस्पेंशन उतना काम का हमारे नहीं है, पर कोलाइड और ट्रू सॉल्यूशन हमारे काम का होता है। यदि आप अपीयरेंस वाइज देखेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन आपको साफ दिखाई पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ेगा और एक समान दिखाई पड़ेगा। जैसे कि आपने शुगर को आपने 1 गिलास पानी में घोल दिया, आपने अलग से आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, वो घुल जाएगी, उसमें इक्वल होगी वो। आपने नमक को घोल दिया, नमक पूरे में घुल जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। आपने क्या किया, आपने जो है काम किया, आपने जो है थोड़ा सा जो आपने मिट्टी लिया, आपने सॉइल लिया, आपने मिट्टी कहीं से, आपने बगीचे से मिट्टी लिया, आपने 1 गिलास कांच का गिलास लिया, उसमें पानी लिया और आपने मिट्टी को डाला और आपने इसको घुमा दिया। आपने देखा पूरा पानी गंदा हो गया और आपने गिलास को एक कोने में जाकर रख दिया। आपने क्या देखा, धीमे धीमे आपने देखा कि धीमे धीमे पार्टिकल्स नीचे बैठना शुरू किए, गंदा वाला हिस्सा नीचे आ गया है और थोड़ा साफ हिस्सा ऊपर दिखने लगा है। ये था सस्पेंशन, पार्टिकल्स बड़े थे, धीमे धीमे बैठना शुरू कर देंगे। आपने एक अंडा लिया, आपने एक एग लिया, उस अंडे का व्हाइट वाला मटेरियल आपने जो है पानी में डाला आपने और पानी में उसको घुमा दिया। अब क्या देखेंगे, आप देखेंगे पार्टिकल जो है इसमें, यदि आप लाइट डाल के देखें, आपको लगा कुछ पार्टिकल घूम रहे हैं अंदर इसमें सॉल्यूशन में, यानी वो आपको एक समान नहीं दिखा, कुछ ट्रू सॉल्यूशन जैसे आपको सोडियम क्लोराइड का है एक जैसा दिखाई पड़ेगा पूरा। यहां पर जब अपने प्रोटीन को पानी में घोला आपने, तो आपको पार्टिकल्स जो है रैंडम मूवमेंट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हमारी जो सेल होती है, हमारी सेल में जो मीडियम है वो वाटर है, माध्यम है वाटर है, और सबसे कॉमन प्रेजेंट जो केमिकल है वो प्रोटीन है। प्रोटीन पानी में घुला हुआ है, इसलिए सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्म कोलोइडल सॉल्यूशन के समान होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सस्पेंशन क्या होता है, क्लाउडी होता है, हेटेरोजेनस होता है। इसमें 2 अलग अलग पदार्थ आपको दिखाई पड़ेंगे थोड़े से। कोलाइडल जो होता है वो क्लाउडी होता है, लेकिन वो यूनिफॉर्म और होमोजेनस होता है, मतलब आपको अलग अलग पार्टिकल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो होमोजेनस होगा, यहाँ पे क्लाउडी दिखाई पड़ेगा, क्लियर नहीं होगा, साफ साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। पार्टिकल साइज की बात करें हम, ठीक है, तो यहां पे ट्रू सॉल्यूशन में स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे बेटा, ठीक है, जबकि सस्पेंशन में जो होते हैं वो लार्जर साइज के पार्टिकल होते हैं। साइज पे मत जाइए, अभी केवल लार्जर स्मॉल में बात करते हैं, और मीडियम साइज के पार्टिकल हमको कोलाइड में देखने मिलते हैं हमें, ठीक है। जब आप लाइट डालोगे, जब आप प्रकाश डालोगे ट्रू सॉल्यूशन पे, तो लाइट जो है आर पार निकल जाएगा, लाइट को कोई रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सस्पेंशन में डिपेंड करता है कि सस्पेंशन जो है उसमें पार्टिकल कितने ऊपर दिखाई पड़ रहा है, उस पर डिपेंड करता है, वेरिएबल है। पर ट्रू टिंडल इफेक्ट हमको दिखाई पड़ेगा कहां पर, कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए एक क्वेश्चन जो है दिमाग में रखना आपको, कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, यानी जब उस पर लाइट डालते हो तो लाइट जो है वो कोन के रूप में रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट हमको दिखाई पड़ती है, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट जो होती है ये हमको कोलाइडल सॉल्यूशन में दिखाई देता है, एंड लाइट डालोगे तो लाइट जो है हमको डिस्पर्स होती हुई दिखाई पड़ेगी कोलाइडल पार्टिकल के कारण। तो टिंडल इफेक्ट हमको कोलाइडल सॉल्यूशन में देखने मिलता है बेटा, ठीक है। फिर
सेडिमेंटेशन की बात करें तो मैंने कहा ग्लास को भर के रख दोगे आप तो सस्पेंशन में धीमे धीमे चीजें नीचे सेडिमेंट कर जाएंगी, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में और कोलाइड में सेडिमेंटेशन देखने हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, हम जब जो है वो विजिबिलिटी की बात करें, ट्रू सॉल्यूशन को यदि आप जो है वो आपको जो है वो आप कितना ही आप अच्छा माइक्रोस्कोप यूज करें, ट्रू सॉल्यूशन में आपको अलग से पार्टिकल नहीं दिखाई पड़ेंगे, वो मीडियम में का हिस्सा बन चुके होंगे। सस्पेंशन में आपको नेकेड आई से भी पार्टिकल अलग से दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कोलाइड को आप देखोगे ना तो आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो कोलाइडल पार्टिकल आपको अलग दिखाई पड़ेंगे और वाटर आपको अलग दिखाई पड़ेगा, लेकिन सिंपल आई से आप अलग अलग डिफरेंशिएट उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप बोलोगे सर क्यों बताया ये, अचानक से हम सॉल्यूशन पे कैसे बोले, कभी हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, कभी सॉल्यूशन की बात करते हैं, कभी एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी है, काम आएगा हमेशा, इसलिए इसकी बातें करते हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए आपको। जब हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं, आप सुनिए बात हल्के, यदि कोई सॉल्यूशन सेल के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर का है ना, बाहर कोई सॉल्यूशन है, आपने उसमें एक सेल को रखा आपने, ठीक है, और यदि किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रण कितना सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है, यदि किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बराबर होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलोगे उसको, अधिक होगा किसी सेल की तुलना में सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलोगे, कम होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलोगे। याद रखिएगा, अभी कहां से कहां वाटर मूव करता है सब बाद में पढ़ेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। अभी मैं जो शब्द आगे इस्तेमाल करूंगा आपको, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आगे कुछ टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करूंगा, वो टर्मिनोलॉजी एकदम क्लियर होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा आपसे कि यदि किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बराबर है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, अधिक है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और कम है तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। क्लियर? वाटर क्यों जरूरी है? वाटर इज ए मीडियम फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन। जल एक सबसे अच्छा माध्यम है रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, इसीलिए कभी किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन होता है तो एडमिट करना पड़ता है, ग्लूकोज की बोतल लगती है, डेक्स्ट्रॉन लगता है, ग्लूकोज लगता है, सोडियम क्लोराइड लगता है, सलाइन वाटर लगता है, उसको के रिंगर लैक्टेट लगाते हैं। जो बोतल लगाते हैं ना वो क्या करते हैं, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए लगाते हैं। वाटर इज ए मीडियम फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन। यदि आपके शरीर में पानी कम हो जाए ना तो वो जीवन पे खतरा आ सकता है। वाटर इज ए मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन। वाटर इज ए रिएक्टेंट, वाटर इज ए रिएजेंट। देखो ना, जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो CO2 को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए कौन टूट गया? वाटर टूट गया, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन को CO2 में जोड़ दिया। उसने किया या नहीं किया? जब CO2 को शुगर में कन्वर्ट किया तो CO2 को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन कहां से मिला? वाटर के टूटने पे मिला। बाहर ऑक्सीजन कहां से निकला? वाटर के टूटने से निकला। जो CO2 था उसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिले? वाटर से मिले। तो वाटर टूट गया तो रिएक्टेंट ही बन गया वो। तो कई अभिक्रियाओं में वाटर जो है और बीच में प्ले करता है, रिएजेंट का रोल प्ले करता है। तो वाटर इज ए रिएक्टेंट, वाटर इज ए रिएजेंट, वाटर इज ए मीडियम। मतलब जल ही जीवन है, ये बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, वाटर का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है बेटा। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं हम यहां पर कि अब इतना सब जानने के बाद हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे बेटा कि साइंस, यानी अब विज्ञान के बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस, क्या मतलब है। जो टर्म साइंस है, वर्ड साइंस है, ये साइंटिया वर्ड से आया है बेटा। इसका मतलब है टू नो और नॉलेज, जानना। विज्ञान का मतलब ही होता है जानना। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप तभी जान पाओगे जब आपको यह पता हो कि आप नहीं जानते हो। आप बायोमेंटर्स में आपको 100% सफलता तब मिलेगी जब ये आप मानकर चलोगे कि आपका जो पूर्व का ज्ञान है वो अभी आप नहीं जानते हैं। आप जीरो से यहां पे शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको, जब आप यहां पे 0.0 शुरू करेंगे आप 100 तक जाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे फला जगह पे ऐसा था, यहां पे ऐसा था, वो ऐसा पढ़ा रहे, वो ऐसा पढ़ा रहे। आप जब कंपैरिजन पे आएंगे आप, तो बिलीव मी, नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान आपका है। बायोमेंटर्स इस बार अपना पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल, पूरा सिस्टम चेंज किया उन्होंने, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ सच्चे कमांडो जो वास्तव में कमांड को फॉलो कर कर पढ़ना चाहते हैं वो रहें। क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको भी वो डिस्टर्ब करते हैं।
इसीलिए इस बार वीडियो का फॉर्मेट डिफरेंट है, सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। इस बार पूरा ट्रेनिंग जो है वो का एप्लीकेशन पर वेब बेस्ड ट्रेनिंग किया गया, पूरा वेबसाइट पर बेस्ड किया गया ट्रेनिंग को बकायदा जो है डे वाइज लॉक किया गया पूरा। यानी आपके पास अभी जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो आपको कोई भी दिन मिस नहीं करना है, किसी भी दिन का डीपीएस मिस नहीं करना है। आपको ये दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है कि हमारे सर, हमारे टीचर्स जो है वो सिर्फ हमारी सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसलिए बेटा आप हमारे लिए बहुत मायना रखाते हो। आपका डिस्ट्रैक्ट होना हमको दुखी करेगा, आपका जो है भ्रमित होना हमको दुखी करेगा। आपको ना तो किसी कंफ्यूजन में पड़ना है, ना डिस्ट्रैक्शन में पड़ना है। आपको 100% इस कमांड सेंटर को 1 वर्ष दीजिए। मैं कहता हूं भरोसे के साथ अंदर आइए, गर्व के साथ बाहर निकलिए। भरोसे के साथ अंदर आइए, गर्व के साथ बाहर निकलिए। गर्व इस बात का, सफलता का गर्व होगा आपको। गर्व इस बात का कि पा लिए हम जो चाह रहे थे वो हम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जानने के लिए जरूरी है खाली होना, जानने के लिए जरूरी है इस बात को समझना कि हमारे पास कुछ अज्ञान है और इसलिए हमको उसमें ज्ञान चाहिए। साइंस हमेशा जो है इस बात पर यकीन रखता है कि पहले से जो हम जानते हैं वो नहीं जानते हैं, कुछ खोजना है, कुछ जानना है। नहीं तो सब पहले लोग बोलते थे भाई ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसमें लिखा, उसमें लिखा, भाई वही सच है। नहीं, यदि वैसा मान लिया होता तो इंसान आज जो है वो यहां जहां पहुंचा वहां ना पहुंच पाता। ठीक है ना। चलिए, तो साइंस वर्ड साइंटिया से आया वर्ड बेटा टू नो एंड नॉलेज के। बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन, बायोलॉजी वो शाखा है, वो जगह है यहां पर की जो है क्या करते हैं बेटा, यहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन which deals with the study of living forms, it is the science of life। इसको बेटा लाइफ साइंसेस भी कहते हैं, इसको जो है हम बायो साइंस भी कहते हैं। कि अमेरिका में इसको बायोलॉजी नहीं बोलते हैं, अमेरिका में इसको लाइफ साइंसेस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इवन यूरोपियन कंट्री में भी लाइफ साइंसेस वर्ड का ही यूज करते हैं। और यदि आप जो है वो रशिया में जाएं आप, या हम बात करें अपना जो है जापान में जाएं आप, तो वहां बायो साइंस वर्ड यूज करते हैं। दे आर यूजिंग बायो साइंस वर्ड के। हमारे यहां पे हम लोग बायोलॉजी वर्ड का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहला सबसे पुराना वर्ड जो है बायोलॉजी वर्ड ही है इसका। लेकिन अभी देखो बायोलॉजी का मतलब क्या है, ये भी जो है 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। बायोस मतलब लाइफ है, लोगोस मतलब है स्टडी, अध्ययन करना, डिस्कोर्स अध्ययन करना। ठीक, तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म्स। इसी को पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम आगे के, और इसको लाइफ साइंसेज या बायो साइंस भी कहते हैं हम के। और याद रखिएगा जो बायोलॉजी है इसकी शुरुआत की बात करें हम के, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है बेटा, यहां से एनसीईआरटी भी शुरू होती है एक्चुअली। द फर्स्ट मेजर बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन वेयर मेड बाय ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक नेचुरलिस्ट, नाम था एरिस्टोटल। इनको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। ये ऐसे आदमी हैं जिनका नाम हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। हिंदी में लोग बोलते हैं अरस्तु, इंग्लिश में लोग कहते हैं एरिस्टोटल। क्या सिकंदर को हिंदी में लोग कहते हैं सिकंदर, इंग्लिश में बोलते हैं अलेक्जेंडर। ऐसा भी अपने को तो भैया हिंदी में भी गीतेंद्र बोलते हैं, इंग्लिश में भी गीतेंद्र बोलते हैं। ठीक है ना। तुम्हारा नाम सौरभ है तो तुम इंग्लिश में भी सौरभ हो, हिंदी में भी सौरभ हो। ठीक है ना। मुस्कान नाम है तो तुम इंग्लिश में इस्माइल नहीं हो, इंग्लिश में भी तुम मुस्कान ही लिखते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहां पे ये 2 लोग ऐसे इनके नाम बदले हुए। अब एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। कि इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं बेटा। ठीक है, याद रखिए कि इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक नजरिए से किसी ने यदि बायोलॉजी को समझने की कोशिश की, वो थे एरिस्टोटल के। और इनके बाद इस काम को आगे बढ़ाने का काम किसने किया, वो था थियोफ्रास्टस के, जो इनके शिष्य थे। महान गुरु महान शिष्य के एरिस्टोटल के शिष्य थे थियोफ्रास्टस, जिन्होंने बॉटनी में काफी काम किया। एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं बेटा। ठीक है, बायोलॉजी को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। यहां पे प्लांट की स्टडी करेंगे वो बॉटनी हो गया, और एनिमल की स्टडी करेंगे वो क्या हो गया बेटा, वो जूलॉजी हो गया वो। ठीक है, द साइंस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। के पौधों के विज्ञान को हम बॉटनी कहते हैं बेटा। बॉटनी जो है ग्रीक वर्ड बॉटने से आया है, जिसका मतलब होता है प्लांट या पैस्चर। बॉस्किन वर्ड का मतलब होता है चरना या ग्रेजिंग करना। यानी वो हरे क्रिएचर, ग्रीन क्रिएचर जिनको जानवर खाते हैं, जो हरे हरे दिखाई पड़ते हैं, वे प्लांट हैं और उनका अध्ययन हम बॉटनी में करते हैं। बॉटनी को बेटा फाइटोलॉजी भी कहते हैं। फाइटो मींस प्लांट, स्टडी मतलब, लोगो मतलब स्टडी। क्या
थियोफ्रास्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं बेटा, याद रखिए थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ, और ये एरिस्टोटल के शिष्य थे। जूलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना, जून मतलब एनिमल्स, लोगोस मतलब स्टडी के, एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। अब बोलेंगे सर फादर का मतलब क्या है? फादर का मतलब है जिन्होंने विज्ञान की इस ब्रांच की शुरुआत की। फादर का मतलब क्या है? जिन्होंने इसकी शुरुआत की, दोज हु बिगिन दिस, उनका फादर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल ग्रीक नेचुरलिस्ट हैं। अब इनका टाइम पीरियड याद रखना, 384 से 322 बीसी, ठीक है, ये इनका टाइम फ्रेम है, ठीक है बेटा, याद रखेंगे हम, ठीक है। 384 से 322 बीसी, बीसी में क्या होता है, जो पास वाला ईयर होता है वो कम होने लगता है, ठीक है, और फिर एडी के बाद फिर जीरो से वो शुरू होता है बेटा, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं इनको हम, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, और इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम, यानी जो एरिस्टोटल है इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम, क्लियर, ठीक है। फिर बात करते हैं हम थियोफ्रास्टस की, बात करते हैं। थियोफ्रास्टस जो है वो एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, ठीक है, ही वाज द स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, और इनका टाइम फ्रेम था 370 से 285 बीसी, और ये ग्रीक बॉटनिस्ट थे। इन्होंने पहली बार 500 प्लांट का एक पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन तैयार किया, 500 पौधों का जिक्र किया इन्होंने, जिनका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस था, जिनका फूड के रूप में इंपॉर्टेंस था, और इन्होंने इस क्लासिफिकेशन के लिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब बाहरी लक्षणों का इस्तेमाल किया इन्होंने। अब ये सब आपको देख के लग रहा होगा ये क्या पॉइंट, ये सब एमसीक्यू के, दिस ऑल आर दी इंपॉर्टेंट, ये सब क्या बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। थियोफ्रास्टस ने 500 प्लांट को जो है उन्होंने फूड और मेडिसिन वैल्यू के 500 प्लांट को उन्होंने क्लासिफाई किया, बताया, डिस्क्रिप्शन दिया उनका उन्होंने, और इसके लिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज किया। इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, एंड इट इज द ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ बॉटनी। ऐसा कहा जाता है कि ये बॉटनी के फील्ड में, के वनस्पति शास्त्र के फील्ड में सबसे पुराना उपलब्ध जो है वो लिटरेचर है, और इसके अंदर 480 500 में से इन्होंने 480 प्लांट का डिस्क्रिप्शन यहां पर इसमें उन्होंने दे रखा था। 500 प्लांट की स्टडी किया, पर डिस्क्रिप्शन उन्होंने 480 का इसमें दिया बुक में इन्होंने, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट है, बड़े महान वैज्ञानिक रहे जमाने में, वो है लैमार्क के, ठीक है। लैमार्क ने जिस बुक को लिखा उसका नाम था फिलॉसफिक जूलॉजी। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिटरेचर है जूलॉजी के फील्ड में। तो फिलॉसफिक जूलॉजी के ऑथर कौन थे? वो थे लैमार्क। हम लैमार्क के बारे में बात करेंगे जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे, तब बात करेंगे हम लैमार्क के बारे में। हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब भी कई कुछ हिस्सों में हम बात करेंगे इसके बारे में हम, ठीक है। तो लैमार्क जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट में से एक थे। अभी विस्तार में नहीं जाएंगे हम, इतना समझ लीजिए आप कि लैमार्क ने जो है वो बताया उन्होंने कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में बात किया उन्होंने जो है वो जेनेटिक्स को समझने का कोशिश किया, इवोल्यूशन को समझने का कोशिश भी किया उन्होंने, कि हम जेनेटिक्स की बजाय हमें बोलना चाहिए मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड द इवोल्यूशन के। क्या कंट्रीब्यूशन था इस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो लैमार्क की बुक का नाम था फिलॉसफिक जूलॉजी, ठीक है। और टर्म बायोलॉजी कहां से आया? मैंने कहा ना बायोलॉजी टर्म जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बायोस एंड लोगोस, ठीक है। और टर्म बायोलॉजी को देने वाले साइंटिस्ट थे जीन बप्टिस्ट डी लैमार्क, अभी लैमार्क का नाम लिया हमने, ठीक है, और जी ट्रेविनस, क्या लैमार्क फ्रांस के थे, ट्रेविनस जर्मनी के थे। 1802 में इन्होंने जो है टर्म बायोलॉजी इन्होंने इजाद किया, उसको दिया उन्होंने। बायोलॉजी टर्म जो है उसको खोजने का श्रेय, उसको क्रिएट करने का श्रेय रहता है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क और जी ट्रेविनस को के। और इनकी जो बुक थी उसका नाम बड़ा कठिन है, रटने की जरूरत नहीं है आपको, केवल सुन लीजिए एक बार के, वो है बायोलॉजी ऑर्डर डाई फिलॉसफी डेर लेवेंडम नेचर के, ये इनकी बुक का नाम था। याद रखिए मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि 1 + 1 2 होगा, 2 + 2 4 होगा, 2 + 2 कभी मैथमेटिक्स में 5 नहीं होगा, 1 + 1 2 होगा, 3 नहीं होगा। पर बायोलॉजी में ऐसा हो सकता है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। बायोलॉजी में चूंकि लाइफ इन्वॉल्व है, जीवन इन्वॉल्व है, और लाइफ की घटनाएं अलग अलग समय काल पर अलग अलग घट सकती है, कोई फिक्स नियम नहीं है इसके लिए। इसलिए बायोलॉजी में आपको बहुत सारे एक्सेप्शन देखने मिलेंगे। एक तरफ मैं बोलूंगा कि ये फीचर जीवो में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें नहीं होता है। मैं बोलूं एनिमल किंगडम में बताएंगे कि ये कैरेक्टर सभी सिलेंटेटा में प्रेजेंट है, पर इसमें नहीं है। हम बोलेंगे मोलास्का सब ऐसे होते हैं, पर ये ऐसा नहीं होता है। प्लांट में बोलेंगे कि ब्रायोफाइटा में सब ब्रायोफाइटा ऐसे, पर ये ऐसा नहीं है। एल्गी सभी ऐसी, पर ये एल्गी ऐसी नहीं है। हद हो गई। ये है एक्सेप्शंस, और इसके लिए तैयार रहना। और जो एक्सेप्शन होते हैं वे एग्जाम के पॉसिबल क्वेश्चन भी होते हैं, ये भी याद रखना है हमको।
ठीक है, इसलिए मजा लेना पढ़ने का, उसको जानने की कोशिश करना है, पूछ रहा है दूसरे से, ठीक है। अब बात करते हैं हम थॉमस हेनरी हक्सले, ये क्या बतला दिए भाई, ठीक है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इन्होंने बायोलॉजी के यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी को देख के हक्सले के थॉमस हेनरी हक्सले ने यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी को दिया। इन्होंने बताया कि इवोल्यूशन इज कंसिडर्ड ए यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ बायोलॉजी, इट एक्सप्लेन्स द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा जो जैव विकास है, जो इवोल्यूशन है, वो यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी है, वो जीव विज्ञान का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सब चीजों को आपस में जोड़ता है। ये बताता है कि कैसे जीवन की शुरुआत हुई होगी मॉलिक्यूल लेवल से, और कैसे जीवन जो है बढ़ता चला गया आगे और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ बन गई। कि मतलब हक्सले कहते हैं कि शुरुआती जीवन सब एक समान रहा होगा, धीमे धीमे उसमें वेरिएशन आते चले गए और लाइफ की डाइवर्सिटी बन गई। वो कहते हैं कि बायोलॉजी का अंत में देखा जाए तो मॉलिक्यूल एटम के लेवल पर ही हम बात करते हैं और हम सेल के लेवल बात करते हैं, और यही जो है कॉम्पोजिशन बनते बनते जो है वो अलग अलग प्रकार के जीवन के रूप बन गए। इसे यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। तो कोई पूछता है आपसे कि एज पर द यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ बायोलॉजी, क्या ऐसा है जो यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ बायोलॉजी को एक्सप्लेन करता है, बतलाता है, तो वह है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को बतलाता है। तो जैव विकास बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है बेटा, ठीक है। अब एक बुक और है बेटा, वो है हिस्टोरी। बोर तो नहीं हो गए आप लोग के, आप जो है वो बोर तो नहीं हो गए बेटा यहाँ पे। चलिए हम एक बुक और देखते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। एक बुक और है, वो उसका नाम है बेटा हिस्टोरिया नेचुरलिस बुक। इसे प्लिनी ने लिखा, इसको बुक का नाम है हिस्टोरिया नेचुरलिस, इसे प्लिनी ने लिखा। इसमें इन्होंने 1000 प्लांट का जिक्र किया जो इकोनॉमिक यूज के थे। विलियम रॉक्सवर्थ को फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहते हैं बेटा। अब ये क्या है, ये सब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे के। हमको जो 2022 बैच के जो बच्चे जितने आप पढ़ रहे हो उसमें बेटा, हमको ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है, क्योंकि देखो ऐसा है कि 2021 में जो पेपर आएगा वो मैं मानकर चल रहा हूं कि पेपर जो है बिल्कुल एकदम बेसिक पेपर आएगा, क्योंकि साल भर स्कूल नहीं लगा है। 2022 में हम लोग 100% एनसीईआरटी लेंगे बेटा, लेकिन हम अपना लेवल एकदम डाउन नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे मान लो पेपर का पैटर्न कुछ बदला तो हमको वहां दिक्कत हो जाएगी बेटा। इसलिए हमको चीजों को समझ के चलना है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको यहां पर बायोलॉजी को आपको महसूस करना है, समझना है, अच्छे से पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी का कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। आप सब फोड़ के आएंगे पेपर में, मैं प्रॉमिस करता हूं, पेपर को आप फोड़ के आएंगे आप, ठीक है। विलियम रॉक्सवर्थ को फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहते हैं बेटा। डायोस्कोराइडस ने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था दी मटेरिया मेडिका। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक है होम्योपैथी के लिए अंदर, क्या मटेरिया मेडिका इज वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। अब यदि हम एंशिएंट टाइम में बायोलॉजी की बात करें, पुराने समय में बायोलॉजी की बात करें, तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि बायोलॉजी का में जो है का जो जिक्र है, यानी आप सोचिए, यानी पुराने लिटरेचर, बहुत पुराने लिटरेचर है जिनको हम कहते हैं उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं, जो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी का, मतलब इट इज मच बिफोर द एरिस्टोटल। उसके पहले का भी लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, इनमें भी प्लांट का जिक्र किया गया। वैदिक लिटरेचर के अंदर 740 प्लांट्स और 250 एनिमल का जिक्र है। वेद जो है उनका मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे जो वेद हैं उनमें कई बातें बहुत ही साइंटिफिक लिखी हुई हैं, लेकिन क्या होता है कि समय के साथ लोगों ने उनको अलग तरीके से बताना शुरू कर दिया। वेद बुरे नहीं है, वेद का जो एक्सप्रेशन दिया जा रहा है वो कई बार गड़बड़ करता है, ठीक है। तो वेद में तो उन्होंने उस समय की पूरी चीजों के बारे में, जो उस समय का जो सबसे समझ लीजिए आप कि उस समय के एक प्रकार से एनसाइक्लोपीडिया थे पुराने समय के, ठीक। जैसे आप देखिए, है ना, इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ने आ रहे तो हमको बेसिक्स तो उसके पता होना चाहिए ना बेटा। जैसे आप देखिए चांडोग उपनिषद है, चांडोग उपनिषद है, इसमें जो है इन्होंने एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया उन्होंने। एक वो जीरज जो मैमल्स थे, विविपरस एनिमल्स। अंडज, अंडा देने वाले, जो सीधे बच्चों को जन्म देंगे वो जीरज हैं, सीधे बच्चों को जन्म देंगे, मैमल्स को उन्होंने इसमें शामिल किया। अंडज, ओविपरस जो अंडे देते हैं, बर्ड्स हुए, रेप्टाइल्स हुए, इंसेक्ट वर्म्स में आ गया के। फिर उभिज, उभिजा या उभिज के जो वेजिटल ओरिजिन के स्मॉल एनिमल की बात करें, अब जो छोटे एनिमल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है, अब सोचिए ना, ये कितनी पुरानी बात है, ये तो उपनिषद की बात, मतलब 600 बीसी से आगे की बात है।
कोई ना माइक्रोस्कोप ना कोई विशेष जानकारी, उस पर उन्होंने बताया कि भैया ओबी प्लस और बी प्लस, जो देखा उन्होंने वो नोट कर दिया उन्होंने के। सुश्रुत संहिता 600 बीसी, आप सोचिए इन्होंने सुश्रुत को जो है उन्होंने मेडिसिन में दुनिया के पहले सर्जन कहे जाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है बताया कि ऐसे जीव जो मूव नहीं कर सकते, स्थावर जो एक स्थान पर रहते हैं, जो मूव नहीं कर सकते हैं वो प्लांट हैं, और जंगम जो मूव कर सकते हैं वो एनिमल है। मतलब इन्होंने सिंपलीफाइड कर दिया, कहा जो मूव कर रहा है वो एनिमल है, जो नहीं कर रहा वो प्लांट है। आज हम जानते हैं पोरीफेरा मूव नहीं करते हैं पर वो एनिमल होते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये सही थे, मैं ये बोलता हूं कि ये उस जमाने में इन बात चीजों को सोचे और सोच के नोट डाउन किए इसको, ये जिससे बायोलॉजी के आगे लोगों में क्यूरियोसिटी जनरेट हुआ, जानने की लोगों ने कोशिश किया। आज हम जानते हैं देयर आर एल्गी, प्लांट हैं, मूव करते हैं फ्लैजिला से, सीलिया फ्लैजिला मूव कर सकते हैं। भाई क्लेमाइडोमोनास है वो मूव करती है, एल्गी, मोटाइल ग्रीन एल्गी, यूनिसेल्ड मोटाइल ग्रीन एल्गी क्लेमाइडोमोनास मूव करती है। पोरीफेरा एनिमल है, मूव नहीं करता है। आज तो हम जानते हैं चीजों को, ठीक है। आप देखिए सुश्रुत, इनको फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। आप सोचिए जब कभी आप जो है वो निश्चित तौर पे आप मेहनत करेंगे, सिलेक्ट होंगे, मेडिकल कॉलेज तक पहुंचेंगे, और मेडिकल कॉलेज में आपको जो है एनाटॉमी डिपार्टमेंट के बाहर जो है अक्सर आपको कई भोपाल के अंदर है, सीएमसी के अंदर है, कई मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वहां पे ऐसा होता है कि म्यूजियम टाइप का होता है। एनाटॉमी डिपार्टमेंट का अपना म्यूजियम होता है, ह्यूमन एनाटॉमी का म्यूजियम होता है। तो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में बाहर कुछ पोस्टर लगे होंगे, वहां पर आपको जो है वो एंड्रियास विजिलिस का पोस्टर दिखाई पड़ेगा, सुश्रुत के बारे में लिखा दिखाई पड़ेगा। ये इन्होंने ये सोचिए आप, ये तो जो अंग्रेज बहुत बाद में किए वो बहुत पहले कर चुके थे। इन्होंने डेड बॉडी का ह्यूमन एनाटॉमी का स्टडी किया। इन्होंने देखा जिन लोगों को राजा जिन लोगों को सजा देता था कि भाई मृत्यु दंड मिल गया किसी को, तो ये सुश्रुत जो है वो बोलते थे कि भाई यार इसकी तो मर ही रहा है व्यक्ति, आप मार रहे हो इसको, इसकी बॉडी हमको मिल जाए, हम इसको लोग इनको सोचते थे कि ऋषि मुनि करते क्या है बॉडी का, डिसेक्ट किया करते थे, समझने की कोशिश करते थे क्या कहां पे क्या चीज प्रेजेंट है। आप सोचिए ये फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड्रियास विजिलिस को बोलते हैं। आप सोचिए ये उससे पहले की चीजें है। तो ये जो है ये इन्होंने जो है ह्यूमन एनाटॉमी का स्टडी का डेड बॉडी में, राइनोप्लास्टी क्या, नाक का सर्जरी क्या, ऑप्थेल्मिक सर्जरी क्या, कैटरेक्ट सर्जरी क्या, इन्होंने नॉन पाइजनस जो है वो जिंदा जोक का लीचेस का इस्तेमाल किया इन्होंने, ताकि जो है वो ब्लड क्लॉटिंग ना हो सके। तो आप सोचिए पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में जो है वो आप ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए इन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया। आप सोचिए कितना, मतलब ये उस जमाने में ना एनेस्थीसिया था, ना कोई बहुत जानकारी थी, ना दवाएं थी, ना एंटीबायोटिक थे, और सर्जरी करके लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे वो, ठीक है। कहा जाता है कि अश्विनी कुमार जो हैं ये वैदिक लिटरेचर में इनको जो है वो कहा गया कि अश्विनी कुमार जो है वो मेडिसिन की प्रैक्टिस करते थे। वो धनवंतरी को हम गॉड ऑफ मेडिसिन कहते हैं। जो दिवाली के पहले हम जो धनतेरस में आते हैं, लोग बोलते हैं धन का तेरस, नहीं, वो गॉड धनवंतरी का प्रतीक है कि वो क्या है। मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा बेटा कि मैं अपने रिलीजन को किसी और रिलीजन को, मैं इतना कह रहा हूं आपसे कि ओपन रह के सोचिए आपकी क्या कल्चर थे और क्या जानकारी थी उस जमाने की, जिसको हम आगे लेके आज आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम आज मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे इतिहास में क्या छिपा हुआ है, क्या था पहले और क्या हमें आगे जानना है, ठीक है। देन कम टू द पॉइंट, सेरेंटिपिटी। सेरेंटिपिटी का मतलब क्या होता है, ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी होती है, अचानक होने वाली खोज होती है। कि इसमें क्या होता है, आप कुछ और खोज रहे होते हैं, कुछ और मिल गया होता है। मतलब आप कुछ और प्रयोग कर रहे थे, लेकिन आपके सामने कोई ऐसी घटना घट गई जिसको देखकर आप जो है वो कुछ नया खोज लिए, वो सेरेंटिपिटी होती है। सेरेंटिपिटी जो है, जैसे हम कहते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कभी सोचे नहीं थे कि उन्हें पेनिसिलिन की डिस्कवरी कर लेंगे। वो आपको जानकर आश्चर्य होगा, फ्लेमिंग जो है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग केवल इतना जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो घाव है, जहां पे वुंड इन्फेक्शन है, उसमें स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो ग्रो करता है वो कैसे ग्रो करता है। ही जस्ट वांट टू प्रिपेयर द कॉलोनी ऑफ स्टेफाइलोकोकस। वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे थे वो, कि कैसे ये एक्ट करता है। उन्हें कभी मालूम नहीं था कि एक दिन उनकी जो सेक्रेटरी है मैरी, वो उनके लिए सैंडविच बनाकर लेके आएगी, ब्रेड लेके आएगी, ऑफिस में सैंडविच बनेगा, सैंडविच में ब्रेड निकलेगी खराब,
मैरी बोलेगी ब्रेड खराब है बॉस, मैं आपको जो है ये सैंडविच नहीं दे पाऊंगी, मैं दूसरी ब्रेड लेके आती हूं। फ्लेमिंग अपने काम में व्यस्त थे। फ्लेमिंग ने एक कल्चर प्लेट को लेके उन्होंने बाजू में रख दिया, उसके पे यहां वही फंगस वाली ब्रेड रखी हुई थी पास में। वहीं उन्होंने अपना जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पेट्री डिश जिसमें कि वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को वो तैयार कर रहे थे उसको रख दिया उन्होंने। हवा चली, टिनिंग टिनिंग, तो कुछ फंगस जो ब्रेड के ऊपर प्रेजेंट थी वो स्टेफाइलोकोकस की प्लेट में आ गई। वो फ्लेमिंग को पता भी नहीं चला। प्लेट में क्या था, कल्चर मीडियम था, फूड प्रेजेंट था। अब वो फंगस ग्रो करना शुरू की, फंगस ने उस बैक्टीरिया को मारने, उन्होंने क्या देखा फ्लेमिंग ने, यार ये मेरी ये वाली कॉलोनी क्यों नहीं बन रही है, स्टडी क्या देखा रही, ये क्या अलग से नजर गई, अरे मतलब ये वाला फंगस यहां आ गया था क्या, वो रखी हुई है ब्रेड अभी भी। मैरी को बोला, मैरी कल तुम जब आओगी ऑफिस फंगस वाली ब्रेड लेके आना। मैरी बोली बॉस पागल हो गया है, बॉस ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एक दिन गलती से आ गई, नहीं बॉस मैं अच्छी ब्रेड लेके आऊंगी। अरे मैं बोल रहा हूं ना फंगस वाली ब्रेड लेके आना। क्यों, अरे मैं बोल रहा हूं लेके आना मतलब लेके आना। अब मेरी गई बाजार में, ब्रेड है, हाँ मैडम अभी बिल्कुल फ्रेश ब्रेड आया हुआ है। नहीं फ्रेश नहीं चाहिए, हमारा बॉस पागल हो गया है, हमको फंगस वाली ब्रेड चाहिए। उसने कहा ठीक थे, देखा कि सोचा दुकानदार की क्या हो गया इसको, 2-4 दिन वो ऐसे ही मांगते गए, रोज रोज जाए फंगस वाली ब्रेड लेके आए। लोगों ने उसका नाम रख दिया मोल्डी मैरी। वो आ रही है फफूंद खरीदने के लिए, पता नहीं क्या करती है फफूंद, बेचारी वो लेडी का नाम हो गया मोल्डी मैरी। और ये क्या करते थे, उस फंगस को निकाल के फिर उन्होंने देखा, अरे फिर कोशिश किया, एक बार गलती से हो गया और इन्होंने फिर खोज निकाला कि ये फंगस है पेनिसिलियम नोटाटम और इसने बनाया एक केमिकल, उस केमिकल ने मार दिया स्टेफाइलोकोकस को। और नियम कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बस दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दुश्मन कौन, स्टेफाइलोकोकस। ये घाव में इन्फेक्शन करके इतना खतरनाक इन्फेक्शन कर देगा कि ऑर्गन काटने पड़ते थे। तो स्टेफाइलोकोकस का दुश्मन पेनिसिलियम फंजाई। पेनिसिलियम फंजाई ने केमिकल बनाया, उस केमिकल से वो बैक्टीरिया मर गया, हमने वो केमिकल निकाल लिया और एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। क्या वो सोच के चले थे, नहीं, हो गया, होते होते हो गया, अपने आप हो गया। सेरेंटिपिडी है। और इस सेरेंटिपिडी टर्म को दिया था हॉरेस वॉलपोल ने, के हॉरेस वॉलपोल ने जो है सेरेंटिपिडी टर्म को दिया बेटा। फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी की वो सेरेंटिपिडी का एग्जांपल है विराट के। पाश्चर कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं पाश्चर कहते हैं चांसेस फेवर्स द ट्रेंड माइंड के। मैं वही कहता हूं आपसे, लुईस पाश्चर एक अपने समय के बहुत महानतम वैज्ञानिकों में से एक है, आज भी महान वैज्ञानिकों की में शामिल है। मैं कहता हूं इन लोगों ने जितना हमको दिया ना, ये बाबाओं ने जितने बाबा वगैरह उन्होंने कुछ नहीं दिया हमको। ये लोग जो देके गए ज्ञान ना, वो आज तक काम आ रहा है हमारे। लुईस पाश्चर ने बताया कि चांस फेवर्स द ट्रेंड माइंड, के जो मस्तिष्क जो है वो ट्रेंड होता है, जिसको ट्रेनिंग मिली होती है, उसके लिए संभावनाएं भी सफलता की बढ़ जाती है। मैं वही कहता हूं आपसे कि चीजों को रटिए मत। बायोलॉजी अभी क्या होता, अभी मैं चाहता तो मैं आपको बोलता आप लिखते चले आते नोट हो गया, नहीं, मैं कहता हूं यहां पर बायोलॉजी फील करना है, समझना है। और आप देखेंगे आज के इस लेक्चर के बाद भी कई क्वेश्चन ऐसे होंगे डीपीएस में जो एग्जाम में पूछे गए, वो आपको बनेंगे और वो बनना चाहिए। हमने कई सारी चीजें कवर की आज, हमने देख के लग रहा है कि हम कहानी सुन रहे हैं, पर कहानी सुनते सुनते ही पूरी बायोलॉजी पूरी रहेगी बेटा। यही इंपॉर्टेंट चीज है और यही होना चाहिए कि हमको जो पढ़ना है वो बोझ ना लगे, पढ़ना हमको जो है वो मनोरंजक लगे, पढ़ने में हमारा मन आए, हमें लगे कि हां हम कुछ कर सकते हैं। तो पाश्चर बोलते थे कि चांस फेवर द ट्रेंड माइंड, और इन्होंने यही बताया इन्होंने कि और देखो, और आपको बता दो लुईस पाश्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया उन्होंने। लुईस पाश्चर ने जो है रेबीज का वैक्सीन डिस्कवर किया। पाश्चर महान माइक्रोबायोलॉजिस्ट में से थे। पाश्चर ने फर्मेंटेशन के बारे में बताया। पाश्चर ने बताया द ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में बताया। पाश्चराइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल आज हम दूध के लिए करते हैं, दूध को प्रिजर्व रखने के लिए करते हैं, हम वाइन के लिए करते हैं, पाश्चर ने बतलाई। ठीक है, आप एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वान लीवनहॉक, इनकी एक मूवी है। हमारा एक बेटा जो है वो एक जो है आपको एक चैनल भी हम लोगों का बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म्स यूट्यूब पर, उसमें ये मूवी डला हुआ है। ठीक है,
हालांकि अभी आपको जो है शायद ये मूवी अभी जो है चैनल को में कुछ इश्यू हुआ था, हैक हो गया था, उसके बाद ये मूवी वहां पे शायद नहीं होगा। तो अभी आपको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि अभी आपको जो नोट्स मिले हैं, उन नोट्स में जो क्यूआर कोड है, उन क्यूआर कोड से आप ये मूवी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अनटाइटल्ड साइंटिस्ट जो है ये एंटोनी वॉन, ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ये अपनी एक दुकान पर बैठा करते थे, एक माइक्रोस्कोप खुद ही जोड़ के, खुद ही लेंस को जोड़ के माइक्रोस्कोप बना लिया अपना, और इन्होंने क्या किया, स्पर्म का डिस्कवरी कर डाला, बैक्टीरिया का डिस्कवरी कर डाला कि स्पर्म कैसा दिखता है बताया, बैक्टीरिया का खोज इन्होंने किया, इन्होंने और भी कई चीज, पॉलीएमब्रॉनी, बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने बताया। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में शामिल होते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको फ्लेमिंग की कहानी बतलाई बेटा, कैसे ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को के बारे में पता करते करते अचानक से इनको जो है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी कर डाली इन्होंने के। ठीक, तो ये सब जो संयोग है वो भी उसी के साथ घटता है जो कुछ, यदि मान लो, ये सोचो आप, यदि मान लो ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को स्टडी ना कर रहे होते, क्या करना अपने को भाई, नहीं करना अपने को, तो क्या ये पेनिसिलिन को खोज पाते? ईश्वर कई संभावनाओं को तैयार रखता है आपके लिए, आपको जो है आगे बढ़ना होता है कि वो संभावनाएं आपके लिए तैयार होंगी, और कब क्या कहां मिलेगा आपको नहीं मालूम है, आपको पता होना चाहिए उसके, आपको कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहेंगे तो विजय जरूर मिलेगी, पर कोशिश करना छोड़ देंगे तो कहां से विजय मिलेगी भला। ठीक है, देख रहे हैं आप पेनिसिलिन की कॉलोनी, स्टेफाइलोकोकस, अब बैक्टीरिया कौन सा इन्वॉल्व होता है याद रखें, यानी जब पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी वहां पर जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व था, जिसके खिलाफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बना था, वो था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, और जिस फंजाई से खोजा गया वो पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई थी बेटा। ठीक है, ठीक, इसके ऊपर एंटीबायोटिक के ऊपर भी एक मूवी है बेटा, वो है द क्यूरियस जॉर्ज, एक मूवी। ये शॉर्ट मूवीज है हमारे, और हमारी टीम है जो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को मूवीज में कन्वर्ट करते हैं, वो जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर इस तस्वीर को देख के आप कुछ सोच सकते हैं, क्या है ये, क्या शो कर रहा है कि ये है एडवर्ड जेनर, जिन्होंने वैक्सीन की डिस्कवरी की। हम कहते हैं कि वैक्सीन जो है, फर्स्ट टाइम वैक्सीन के बारे में एडवर्ड जेनर ने बताया, यानी वैक्सीन जैसी कोई चीज हो सकती है जो हमको बीमारी से बचा सकती है, वो एडवर्ड जेनर बताया। आज स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया गया, खत्म, जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्सीन। आज कोविड-19 से हम सब लोग परेशान हैं, कोविड-19 का भी वैक्सीन यदि हम सब लोग लगवा लेंगे तो बीमारी जो है वो कुछ समय के बाद कंट्रोल में आ जाएगा, खत्म भी हो सकता है। हम सब, यानी आज वैक्सीन जो है वो एक बड़ा एडवांस साइंस है। आपको बता दूं, सबसे पहले वैक्सीन उन्होंने अपने बेटे को लगाया, अपने आप को लगाया, अपने घर में लगाया इन्होंने के, और इन्होंने जो है वो अपने, और वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन वास्तव में जो है वो एक प्रकार का ऐसा संवर्धन होता है, एक ऐसा कल्चर होता है जिस कल्चर में इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, या वायरस का कोई पार्टिकल होता है, एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन नहीं कर सकता वो होता है, बैक्टीरिया का कोई बॉडी पार्ट होता है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को ये बताने के लिए होता है कि भाई देखो ये इस तरह के पार्ट वाला कोई ऑर्गेनिज्म अंदर आएगा तो तुमको खतरा है। हमारा इम्यून सिस्टम उसकी याददाश्त रख लेता है। भाई जो कोविड-19 का वैक्सीन है वो किस तरह का वैक्सीन है, हम वायरस के प्रोटीन से, उसके आरएनए से हम अपनी बॉडी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम या तो जैसे कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन में क्या है, इनएक्टिवेटेड वायरस है जो बॉडी में डाल दिया तो शरीर ने पहचान लिया हाँ ये सब वायरस होता है। कोविशील्ड में क्या है, एडिनो वायरस है, कॉमन कोल्ड का वायरस है, उसको बदल दिया थोड़ा सा हमने कि कोरोना के समान दिखाई पड़े वो, तो बॉडी ने कहा अच्छा ऐसा होता है कोरोना, ठीक है बचा लेंगे। फाइजर ने क्या किया, फाइजर ने वैक्सीन आया, उसने एक आरएनए बनाया, बॉडी में डाल दिया, आरएनए सेल के अंदर गया, सेल ने प्रोटीन बना दिया, और सेल ने कहा अच्छा ऐसा प्रोटीन होता है इसके पास में, ठीक है बचाएंगे इससे। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वही हमको बचा रहा होता है, और इसके लिए हमको वैक्सीन देकर उस इम्यून सिस्टम को यह बताना होता है कि भाई पहचान लो ये है खतरा। ठीक, मई 14th 1796 जेनर टुक फ्लूइड फ्रॉम द काउपॉक्स ब्लिस्टर, काउपॉक्स के ब्लिस्टर से उन्होंने, काउपॉक्स एक जिसको काउपॉक्स हुआ था उसके ब्लिस्टर से उन्होंने जो है वो लिया, इसको उन्होंने फ्लूइड को लिया, और इसको उन्होंने जो है वो 8 साल के बच्चे जेम्स फिलिप की स्किन पे लगाया उसको उन्होंने, और कुछ समय के बाद उसकी स्किन पर जो एक जो है बड़ा सा फोड़ा हो गया, ब्लिस्टर हो गया,
हो गया, जेम्स जल्दी रिकवर कर गया और जेम्स को उन्होंने इसके बाद में स्मॉल पॉक्स लगाकर जो है वो स्मॉल पॉक्स से इनोकुलेट किया उन्होंने, बीमारी उसको नहीं हुआ और वैक्सीन को सफल मान लिया गया। सोचिए आप, एडवर्ड जेनर ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो है जिसको काउ पॉक्स होता है ना उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, तो काउ पॉक्स का उन्होंने ब्लिस्टर लिया, उससे लिक्विड निकाला और कैसे किया उसको देखो आप, एक पिन के इस प्रकार के पिन के समान जो है वो जो नुकीला सा था, उस समय कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं थी, उसको डुबाया और बॉडी में ईच कर दिया, उसको बॉडी में रब कर दिया, छेद दिया थोड़ा सा, ठीक है, बॉडी के अंदर चला गया, इन्फेक्शन अंदर गया, जानबूझ के इन्फेक्ट किया उसको काउ पॉक्स से और देखा उन्होंने कि स्मॉल पॉक्स से री इन्फेक्ट करने पर बीमारी नहीं होती है, बचा लिया। आज कोविड-19 के वैक्सीन के लिए भी हमें बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। कई लोगों में गलतफहमी फैली हुई बेटा, तो वैक्सीन जो होते हैं वो हमारे जीवन को बचाने के लिए, जीवन को खत्म करने के लिए नहीं है। वैक्सीन जो है वो बेसिकली हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम को बताने के लिए होता है कि भाई ये बीमारी है, इसको हमें पहचानना होगा और ये बीमारी जो है वो इससे बचना होता है। आज बीमारियों की हम बात करें तो कुछ टर्म ऐसे जो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जैसे मैंने कहा एंडेमिक, ऐसी बीमारियां जो केवल एक जगह पर मिलती है उन्हें हम एंडेमिक कहते हैं। ऐसी बीमारियां जो एक एरिया में तेजी से फैलती हैं उसे एपिडेमिक कहते हैं। जो तेजी से फैलती है उसको क्या होता है, हम बेटा उसके लिए हम जो है वो एपिडेमिक वर्ड का हम यहां पर यूज करते हैं, ठीक है। और पैंडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक का मतलब होता है बेटा ऐसी बीमारियां जो दुनिया के कई हिस्सों में एक साथ फैल जाती हैं। तो कोविड-19 पहले चाइना के अंदर था एपिडेमिक, जब वो चाइना से बाहर निकल के सब जगह फैल गया, बन गया पेंडेमिक। एंड एवरी पेंडेमिक इज ए लार्ज एपिडेमिक, जो कई कंट्री में फैला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। तो कोविड-19 एक पेंडेमिक बीमारी है। एपिडेमिक जो एक है, जैसे इबोला है, इबोला कहां फैला, अफ्रीका में फैला, एपिडेमिक इबोला था वो। येलो फीवर ब्राजील के अंदर फैला, एपिडेमिक है। ग्वाइटर, मलेरिया एक एरिया में हो रहा है, क्या है वो, एंडेमिक है। तो ये टर्मिनोलॉजी दिमाग में रखना बेटा, इंपॉर्टेंट के। चलिए लंबा लेक्चर हो गया, काफी लंबा लेक्चर होगा, पहला लेक्चर था, तो हर बार इतना लंबा लेक्चर नहीं होगा बेटा, क्योंकि आज बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी है, इसमें हम जितना आपसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उतनी हमने कोशिश की यहाँ पे। तो टुडेस लेक्चर इज एक्सेप्शनल लेक्चर है जो इतना लंबा है, तो घबराना बिल्कुल मत कि हर लेक्चर सर आप 2 घंटे का लेंगे क्या, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका अपना एक फिक्स शेड्यूल है। हमारे पास में जो है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के लिए 2 लेक्चर अवेलेबल है, इसलिए मैंने आपके ड्यूरेशन मतलब 2 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 घंटा, ठीक है, 2.25 घंटा हो जाएगा। तो हमने आज जो एक लेक्चर लिया, एक्चुअली ये 2 लेक्चर का ही कॉम्बो है, ये कॉम्बो ऑफर है, 10-5 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया इसमें आपको। चलिए अच्छी बात है बेटा। तो पढ़ने का मजा देखो, ये एक दिन की बात नहीं है बेटा, ये पूरे साल की बात है, इसलिए पढ़ने का मजा लेना है हमको, पढ़ने में हमको पूरा फोकस रखना है, हमको अपना एनर्जी लेवल को हमें बनाए रखना है, हमें किसी भी समय सरेंडर नहीं करना है। हर समय हमको एनर्जी में ऐसा महसूस करना है कि हम अपने सपने के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए बेटा काम कर रहे हो, अपने मम्मी पापा के लिए काम कर रहे हो। तो बेटा डे 1 पर आपने बहुत कुछ सीखेंगे आज आपके, और आपको जो है सफर की ये शुरुआत है, थोड़ा हेक्टिक लग सकता है आपको कुछ दिन तक, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा हैबिचुअल होइए, अपने टाइम टेबल को मैनेज कीजिए, क्योंकि हम बेटा बड़े सफर पर निकले हैं, हम सफलता के क्षितिज के जो है वो शिखर पर पहुंचने के लिए निकले हैं। याद रखिए, जब आप मंजिल पर पहुंचते हैं ना, तो सफर में कितने कष्ट हुए कोई नहीं पूछता है, लोग यही बोलते हैं कि आप जीत गए हैं। ऑल द बेस्ट।